Yes, people, let's start with a very new and the interesting topic called tribunal and tribunals and the special court. अब मैं शुरुआत करता हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल कोर्ट? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल कोर्ट? देखो यार, मैं आपको एक बार बार बता रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें हमने पुरानी पढ़ी है उसको समय से समय पे आप रिपीट करना शुरू कर दो. यानी अगर सपोज मैंने सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ा था 1 महीने पहले, पता है ना 1 महीना हो चुका है, तो अभी उसको रिवाइज करना शुरू कर दो ना. हफ्ते में से एक दिन मिलता है, मेरे रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पे मेजॉरिटी केसेस अवेलेबल है, तो वहाँ से चैप्टर को देखो. 1-1.25 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाता है, उसको अपने एंड पे रिवाइज कर लो. सो दैट आगे वाले चैप्टर जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप उसको लिंक कर पाओगे. अब मैं आपको बात करता हूँ, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा तब मैं सीपीसी के बारे में बात करूँगा, मैं सीआरपीसी के बारे में बात करूँगा, मैं आपके साथ में लिमिटेशन एक्ट के बारे में बात करूँगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको क्या करना है, चीज़ों को रिपीट करते रहना है. लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट कॉल्ड ट्रिब्यूनल्स एंड द स्पेशल कोर्ट. क्वेश्चन आता है कि सर ये नाम सुना है स्पेशल कोर्ट, लेकिन ये स्पेशल कोर्ट होती क्या है? होती क्या है? आपको ये तो पता है कि जब हमने सीपीसी पढ़ा था, सीआरपीसी पढ़ा था, आईपीसी पढ़ा था, लिमिटेशन एक्ट पढ़ा था, जहाँ पर हमने बार बार कोर्ट की बात की थी, कोर्ट की बात की थी. तो दैट इज़ अ नॉर्मल कोर्ट, दैट इज़ अ जनरल कोर्ट. ओके, अ स्पेशल कोर्ट इज समथिंग दैट मेड अंडर द स्पेशल इनैक्टमेंट. यहाँ तक क्लियर है? तो स्पेशल कोर्ट स्पेशल इनैक्टमेंट में बनती है. सर किस नेचर के टॉपिक के लिए, किस नेचर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किस नेचर के ऑफेंस के लिए कोर्ट है? तो कुछ ऑफेंस तो हुआ होगा, किसी ना किसी का राइट इन्फ्रिज तो हुआ होगा, या कुछ गलत तो हुआ होगा. तो सर इट इज़ मेड फॉर अ क्रिमिनल, इट इज़ अ काइंड ऑफ क्रिमिनल कोड, इट इज़ अ काइंड ऑफ क्रिमिनल कोड. सर एक एग्जांपल से बात करते हैं, समझने की कोशिश करना. हम लोगों ने क्या नाम से यस ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्या हमने कंपनी एक्ट में एक स्टेटमेंट पढ़ा था, मिसलीडिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस. Misleading of prospectus, it's a civil as well as criminal liability. It has civil as well as criminal liability. सर अब समझता है कि मिसलीडिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस यानी प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत लिखना. बॉस मिसलीडिंग मतलब सिर्फ गलत लिखना नहीं होता है, कुछ नहीं लिखना भी मिसलीड होता है. यानी इट इज़ नॉट ओनली मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, इट इज़ अ सप्रेशन ऑफ फैक्ट ऑल्सो. अब वहाँ पे बोलते हैं इट इज़ अ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल लाइबिलिटी. तो जब क्रिमिनल लाइबिलिटी बोली है, अगर मैं नॉर्मल कोर्ट कचहरी में चले जाऊँ तो वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर डिक्री, मैं बोलूँगा नहीं. तो फिर सर क्या मिलेगा? मैं बोलूँगा उसमें मिलेंगी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख. इसका मतलब जो केस है वो इमीडिएट बेसिस पे रिजॉल्व होने वाली है क्या? नहीं बॉस. फिर छोटे छोटे मामलों के लिए क्या सालों सालों तक हम तारीख पे तारीख ही लेते बैठेंगे क्या? नहीं. तो स्पेशल इनैक्टमेंट ने अपनी रिक्वायरमेंट के लिए स्पेशल कोर्ट खोल डाले क्रिमिनल किस्म के मैटर के लिए. यहाँ तक सिंपल है, यहाँ तक सिंपल है. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. स्पेशल कोर्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर. आपको पूरा उसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, तो आई विल एश्योर्ड कि आपका वो हो जाएगा एकदम तूफान तरीके से. तब तक आता हूँ मैं बेटा ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल सर, ट्रिब्यूनल क्या होता है? सर हमने पढ़ा तो बहुत है, देयर आर एन नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स. अगर मैं बात करूँ ट्रिब्यूनल के बारे में, हमने कहाँ पे पढ़ा था इसके पहले? आर्बिट्रेशन कंसोलिडेशन एक्ट में हमने पढ़ा था, बराबर. उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, देयर इज अ इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, देयर इज अ इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, देयर इज अ सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, यस और नो. तो देयर इज अ कंपटीशन कमीशन का भी कंपटीशन इंडिया एपेलेट ट्रिब्यूनल, बराबर. तो देयर आर एन नंबर ऑफ ट्राइब्यूनल, देयर आर एन नंबर ऑफ ट्राइब्यूनल. लेकिन सर ये ट्राइब्यूनल होते क्या हैं? इस ट्राइब्यूनल को बनाया क्यों जाता है? इस ट्राइब्यूनल के बनने के पीछे का पर्पस क्या है, उसको समझते हैं. अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ. सपोजिंगली फॉरेन से सतीश भाई थी, सतीश भाई का दोस्त टॉम क्रूज, उसने सोचा कि इंडिया में आता हूँ, सतीश के कंपनी में क्या करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ. इंडिया वाले खुरापती दिमाग के आज ना कुछ ना कुछ झोल झपेला करेगा, फ्रॉड सामने आएगा, बराबर. अब उसको लगेगा मेरा तो करोड़ों अरबों में पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, अब मैं क्या करूं? वो जाएगा कोर्ट में, बोलेंगे अरे कोर्ट वालों मुझे डिक्री दो, मुझे ऑर्डर दो. और कोर्ट बोलेगा यहाँ पे आने वाले को नहीं मिलती है डिक्री, तो क्या मिलती है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. तो मुझे बताओ फॉरेन वाले लोग आके इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? टेल मी फ्रैंकली, करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, डरेंगे, बराबर.
और करोड़ों अरबों में केसेस पेंडिंग है, करोड़ों अरबों में केसेस पेंडिंग है, तो क्या गारंटी कि आपका केस फास्ट रिजॉल्व हो जाएगा, बराबर। तो इसके लिए बनाया गया NCLT, NCLAT, यानी NCLT बनाया, उसकी अपील भी NCLAT में जाओ, उसके अपील के लिए भी NCLAT में जाओ, हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सोचो कितना फास्ट वर्क हो रहा है। यस, अब बच्चों ध्यान देना, अब बच्चों ध्यान देना, मैं शुरू करता हूँ चैप्टर को। आने वाले 1-1.25 घंटे में 22 पेजेस का चैप्टर इन एंड आउट हो जाएगा, दैट इज आई एश्योर्ड, वो आपका हो जाएगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके पास होनी चाहिए द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू प्रोसीड विद दिस चैप्टर, यू मस्ट हैव माई बुक। ओके, मार्केटिंग नहीं करो यार, समझो। अगर आपके पास नहीं है बुक तो बिल्कुल बुरा मत मानो, बिल्कुल बुरा मत मानो, आपके पास मॉड्यूल होना चाहिए, बिकॉज माई बुक इज़ नथिंग बट अ मॉड्यूल इन अ सिस्टमेटिक मैनर। एक सिस्टमेटिक मैनर वाला मॉड्यूल ही है, पूरा मॉड्यूल है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। तो आप लोगों ने मॉड्यूल को साथ में रखना है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी मैं कोई कंसेप्ट को पढ़ाता हूँ तो आई मेड अ चार्ट ऑफ इट, जो मैं बना के ही लाता हूँ जनरली। तो उस चार्ट को नोट डाउन करो साइमल्टेनियसली और ट्राई टू मेमोराइज इट इमीडिएटली। वाई? द रीज़न इज क्वाइट सिंपल कि 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ रीडिंग। तो लिखना क्यों नहीं है हम लोगों ने? तो हम लोगों ने लिखना है और उसी को अभी याद करना है। मैं चाहता हूँ 1-1.25 घंटे का मेरा लेक्चर है, 2 घंटे आप उसको देख के ख़त्म करो, 2 घंटे में आप उसको देख के ख़त्म करो। यस, तो जैसे मैं आपको चार्ट एक्सप्लेन करूँगा उसकी इमीडिएट ऊपर उसका पैरा रहेगा, उसको भी साइमल्टेनियसली पढ़ लेना। कैन आई मूव अहेड? ओके, चलो यारो, अब शुरू करते हैं। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो पहला पैरा है उसका मैंने शॉर्टकट यहाँ पे बनाया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक ट्रिब्यूनल एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है बेटा, जिसका नाम है ट्राइबून्स, और इसका मतलब होता है इट इज़ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ क्लासिकल रोमन क्लासिकल रिपब्लिक। इट्स अ मैजिस्ट्रेट ऑफ क्लासिकल रोमन रिपब्लिक। ओके, तो ये बेसिक है कि वर्ड कहाँ से आया है, और इसका मतलब है कि एक मैजिस्ट्रेट को बोला जाता था, बराबर। मैजिस्ट्रेट जो होते थे उनको बोला जाता था, बराबर। अब मैजिस्ट्रेट का काम क्या होता है बेटा? डिसीजन देना, मैटर को डिटरमाइन करना, एजुडिकेट करना, यस और नो। और एजुडिकेशन ये वर्ड पे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। ओके, आप चाहो तो उसका फिर से यूट्यूब पे वीडियो रिवाइज कर सकते हो। चलो, अब तो आपने सिर्फ इतना लिखना है। फॉर द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज ट्राइबून। इसका मतलब है मैजिस्ट्रेट ऑफ क्लासिकल रोमन रिपब्लिक। सेकंड आपने लिखना है द मीनिंग ऑफ ट्राइब्यूनल्स। मीनिंग ऑफ ट्राइब्यूनल्स क्या लिखोगे? तो एनी पर्सन एनी इंस्टीट्यूशन, सिंपल, एनी पर्सन एनी इंस्टीट्यूशन who can judge, who can judge, who can adjudicate, who can adjudicate and who can determine any claim and dispute। तो फिर से any person and institution who can judge, बोलो मेरे साथ में, who can judge, who can adjudicate and who can determine any claim any dispute। लेकिन सर कौन से any claim any dispute की बात कर रहे हो? तो made under the special enactment, made under the special enactment under which the tribunal is created। जैसे कंपनी एक्ट है, तो कंपनी एक्ट के लिए ट्राइब्यूनल बना है ना, तो कंपनी के मैटर से ही ट्राइब्यूनल डील करेगा, बराबर। कि मेरा किसी के साथ में डाइवोर्स हुआ, मैं जाऊंगा सुनो मेरी बातें, तो नहीं सुनेगा, बोले निकल इधर से, बराबर। इतने खाली पीली बेटे क्या लोग, इतने खाली पीली बेटे क्या कि तुम्हारे घर की भी बातें सुनते बेटे, यस और नो? तो नहीं, जिस इनैक्टमेंट में बना है उसका। तो ध्यान रखना, एनी पर्सन एनी इंस्टीट्यूशन हु जज एजुडिकेट एंड डिटरमाइन द क्लेम्स एंड डिस्प्यूट। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकंड लर्न हो गया। यस, चलो आगे बढ़ते। थर्ड पॉइंट, क्या मैंने आप लोगों को पढ़ाया था? देर आर 3 पिलर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यस, देर आर 3 बॉडीज जिसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हमारा क्या कर रहा है, बेस है। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था सेंट्रल भी होता है स्टेट भी होता है। तो लेजिस्लेचर बॉडी का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर बॉडी का ये काम होता है कि वो लॉ को बनाते हैं। सर वो लॉ को बनाते हैं, लेकिन लॉ को जो पालन करता है, जो लोगों को लॉ का पालन करना को मजबूर करता है, उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। यस, ट्रैफिक एक्ट बना तो ट्रैफिक पुलिस सामने आ गए, बराबर। तो ट्रैफिक पुलिस एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गए। इनकम टैक्स बना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सामने आ गया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गया। अगर चाहो कल जाके कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, कल जाके कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, किससे लेके? मैं बोल रहा हूँ मेरी इनकम टैक्स की लायबिलिटी है सिर्फ मात्र 5 रुपये। इनकम टैक्स ऑफिसर बोल रहा है, ऐसी कैसी बात कर रहा है सतीश भाई, थी तू SDB किसको बोलते बोले, और तेरी जो लायबिलिटी है वो है 5 करोड़ रुपए।
परेशान यार, मैं बोल रहा 5 रुपये, उन्होंने लगा दिए 7 जीरो, इतने तो अपन ज़िंदगी में नहीं देखे रे, यस और नो। तो बोला गलत है, गलत है। फिर इससे लेके जाएंगे हम कहाँ पे, उनकी जुडिशरी बॉडी, तो वो होती है जुडिशरी बॉडी। तो क्वेश्चन आता है सर जो ट्राइब्यूनल होता है ना, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है या जुडिशरी है? आप बोलोगे बेटा ये जुडिशरी बॉडी है, बोलूँगा गलत। सर क्या बात कर रहे हो? मैं बोलूँगा गलत। अरे सर सच्ची बताओ, मैं बोलूँगा गलत। सुनो, तो बोला जाता है ट्राइब्यूनल इज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, लिखना पड़ेगा आपको, ट्राइब्यूनल इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी which execute the judiciary function, which execute a quasi judiciary function, not a judiciary function, a quasi judiciary function. Try to understand, okay? तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेकिन ये किसका भी फंक्शन निभाती है बेटा? ये क्वाजी जुडिशली, यानी इट्स नॉट कोर्ट, लेकिन कोर्ट से कम भी नहीं है। ये कोर्ट नहीं है और ये कोर्ट से कम भी नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? यस। सो इट स्टैंड समवेयर बिटवीन द बोथ, इट स्टैंड समवेयर बिटवीन द बोथ। तो फर्स्ट पॉइंट आपको पता याद आना चाहिए, इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? ट्राइब्यून्स। सेकंड आपको याद रहना चाहिए, जज एडजुडिकेट डिटरमाइन एनी क्लेम एंड डिस्प्यूट अंडर द स्पेशल इनैक्टमेंट। थर्ड पॉइंट आपको याद आना चाहिए, ना ही ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ना ही ये कॉजी क्या है, जुडिशरी बॉडी है, ये इन दोनों के बीच में कहीं तो भी स्टैंड करती है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस। अब सर बहुत हो गया, ये बताओ ये कैसे डील करती है? इट डील विद द स्पेशल इनैक्टमेंट। इनकम टैक्स के लिए उनकी ट्राइब्यूनल बनी है, सेबी के लिए सेट सामने आ गया, सिक्योरिटी एपीलेट ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ के लिए एनसीएलटी एनसीएलटी सामने आ गया। ओके, सो इट डील विद अ स्पेशल इनैक्टमेंट, देन इट प्रोवाइड अ स्पेशल एजुडिकेशन आउटसाइड द कोर्ट। ये कोर्ट नहीं है ना बॉस, कोर्ट की जैसी है, ये पूरी कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट की जैसी है। तो ये आउटसाइड द कोर्ट क्या करती है? आपको स्पेशल एजुडिकेशन देती है, अपना डिसीजन देती है। ओके, एंड इट इज एग्जाम फ्रॉम फॉलो द प्रोसीजरल लॉ। इसको कोई बंधन नहीं है कि इसने सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को फॉलो करना चाहिए। दे हैव फ्रीडम टू डिसाइड देयर ओन प्रोसीजर। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, दे हैव फ्रीडम टू डिसाइड देयर ओन प्रोसीजर। चारों पॉइंट मेरे साथ में अभी याद करोगे। द पहला पॉइंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ट्राइब्यून, क्लियर विद दिस। सेकंड, एनी पर्सन एनी इंस्टीट्यूशन जो जज कर सकती है, एजुडिकेट कर सकती है, डिटरमाइन कर सकती है, एनी कोर्ट एनी क्लेम्स एंड द डिस्प्यूट बिटवीन दिस इन अ स्पेशल इनैक्टमेंट। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशरी कहाँ पे स्टैंड करती है? स्टैंड समवेयर बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द जुडिशरी। और अगर फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूँ तो इट इज़ मेड अंडर द स्पेशल इनैक्टमेंट। द बेसिक पर्पज स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, एंड इट एग्जाम फ्रॉम द फॉलो द प्रोसीजरल गिवन अंडर द सीपीसी सीआरपीसी, दे कैन फॉर्म देयर ओन प्रोसीजर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एस और नो? आई थिंक। तो अगर आप ऊपर चले जाओ ना बेटा, यू विल फाइंड यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी है। देखो मैंने आपको बता दिया, ट्राइब्यून्स वर्ड से आया था, बराबर। मजिस्ट्रेट उसका मतलब क्या था? उसके बाद में जज कर सकता है, एजुडिकेट कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है, यस और नो? इट इज़ अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, इट इज़ अ मिडवे, नीदर अ कोर्ट नॉर अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज समवेयर मिडवे वाला पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया था। इट डील विद द केसेस अंडर द स्पेशल लॉ, नॉर्मल केस, डाइवोर्स वाला केस दे कैन नॉट entertain, and the last point, they provide a special adjudication outside the court, they provide a special adjudication outside the court. I hope आपको यहाँ तक पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। yes, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यस, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट वी कैन मूव अहेड। यस, एक बार पॉइंट याद कर लो। पॉइंट नंबर वन डिराइव्ड कहाँ से हुआ? पॉइंट 2 पर्सन इंस्टीट्यूशन। पॉइंट 3 मिडवे बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड दी कोर्ट। थर्ड पॉइंट क्या था बेटा? इट डील विथ स्पेशल लॉ का इनैक्टमेंट। यस, क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट, मूव हेड। बेटा ध्यान देना, अब मैं बात करूँगा बैकग्राउंड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनसीएलटी। सर इसका चार्ट नहीं बनाया क्या? ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जिसका मैं चार्ट नहीं बनाता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका मैं चार्ट नहीं बनाता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, और चार्ट के भरोसे तो वही ख़त्म कर देंगे इस कंसेप्ट को अपन। लेकिन हाँ, ये एग्ज़ाम में आता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। यस, तो सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा बेटा, एक जस्टिस इराडी कमेटी थी। कौन थी बेटा? फिर से याद करो, जस्टिस इराडी कमेटी, जिन्होंने
रिकमेंड किया, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने रिकमेंड किया कि हमारे पास फॉर वाइंडिंग अप पर्पस एंड फॉर इंसॉल्वेंसी पर्पस क्या होना चाहिए, ट्राइब्यूनल होने चाहिए। लेकिन इन्होंने ट्राइब्यूनल वर्ड को यूज नहीं किया, इन्होंने बोला वी मस्ट हैव अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर कॉर्पोरेट जस्टिस। ध्यान देना, यही वर्ड आपको लिखना है, वी मस्ट हैव अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर कॉर्पोरेट जस्टिस। ओके, और बाद में बोला एंड वॉज टू बी सेटअप, सेटअप होना चाहिए, जिसको शॉर्टकट हम हमारी शब्दों में बोलेंगे बेटा क्या, ट्राइब्यूनल। ओके, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, इट्स अ जस्टिस इराडी कमिटी, जिन्होंने रिकमेंड किया था क्या होना चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए फॉर कॉर्पोरेट जस्टिस। यही नाम याद करना पड़ेगा। सेकंड, सर क्या ऐसे ही हवा में बोल दिया कि इन्होंने होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, कुछ रिसर्च नहीं किया होगा, कुछ स्टडी नहीं किया होगा, इतने फालतू थे क्या? तो उन्होंने, अब देखो कंपनी एक्ट 13 में आया आपको दिख रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत 1956 से हो गई थी, सिंस एन ईयर 2002। तो 2002 में कंपनी एक्ट 13 था, कंपनी एक्ट 1956 था, इट वॉज अ कंपनी एक्ट 1956। तो बोला गया कंपनी एक्ट 1956 को इन्होंने क्या किया, एग्जामाइन किया, स्टडी किया। इन्होंने सिक इंडस्ट्रियल का एक एक्ट हुआ करता था कि कोई इंडस्ट्री सिक होती है तो उसका रिहेबिलिटेशन करना है, उनको सपोर्ट करना है, उन्होंने उसकी स्टडी की। उन्होंने रिकमेंडेशन सुने किसके, यूनाइटेड नेशन के, और IMF स्टैंड फॉर व्हाट बेटा, IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इन्होंने इनकी रिपोर्ट देखी, जो रिपोर्ट क्या बोलती है, ऑर्डरली इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर, ऑर्डरली इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर इज अ की इशू। ये सबसे बड़ा की इशू है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक एकदम प्रॉपर प्रोसीजरल लॉ होना चाहिए फॉर इंसॉल्वेंसी पर्पस, बराबर। अब ध्यान देना, 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए। पहला पॉइंट, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, और किसके बेस पे, उन्होंने प्रॉपर एग्जामिनेशन की थी, स्टडी की थी, कंपनी एक्ट 1956 की, सिक्का की, IMF की रिपोर्ट देके, यूनाइटेड नेशन के रिकमेंडेशन देके, और उसके बाद में प्रपोजल दिया। ऐसे हवा में प्रपोजल नहीं दिया, बराबर। सेकंड, सर ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है, इट इज अ स्पीडी डिस्पोजल ऑफ मैटर्स अंडर द स्पेशल इनैक्टमेंट। अब प्रॉब्लम सुनना क्या हुआ, व्हेन इट्स कम टू NCLT, जो एडवोकेट लोग थे, अब ऐसा मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एडवोकेट लोग जो थे ना, ये लोग नाराज हो गए। क्यों? इनका मानना था कि अगर स्पेशल इनैक्टमेंट के अंदर कोई ट्राइब्यूनल आता है, से फॉर एग्जांपल कंपनी एक्ट 1956 के अंदर अगर NCLT आता था, तो क्या ना से इट्स अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी और जुडिशियल बॉडी। बताओ, अभी बताया था, इज इट अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी और जुडिशियल बॉडी? यू कैन से इट इज अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, एंड व्हेन आई एम सेइंग इट इज अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, कैन आई से in a judicial body only advocate can represent, but in a quasi judicial body like a company act, a CS also can represent, a practicing company secretary, a practicing chartered accountant, a practicing cost accountant, we all people can represent the case। अब उनको ये नहीं लगा होगा कि, सच्चाई की बात तो ये है, उनको ऐसा लगा कि हम लोगों का स्कोप खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जब ऑब्जेक्शन लेना है तो ऐसा बोलेंगे क्या, अरे सर क्या कर रहे हैं, हमारा स्कोप खत्म हो जाएगा, ऐसा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, बोले आपको अच्छा लग रहा है क्या, आपको अच्छा लग रहा है? पहले मर्जर अमलगमेशन कौन देखता था? हाई कोर्ट। पहले वाइंडिंग अप कौन देखता था? बोले हाई कोर्ट। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कौन देखता था? बोले कंपनी लॉ बोर्ड, बराबर। तो बोले आपको शर्म आ रही है बोले कि हाई कोर्ट की पावर को कम कर रहे हो और किसी और के हाथ में दे रहे हो, ट्राइब्यूनल के हाथ में दे रहे हो, अच्छी बात है क्या? तो सामने उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया। उन्होंने ऑब्जेक्शन क्या क्या रेज किया, सुनना, बहुत प्यारा ऑब्जेक्शन था। ऑब्जेक्शन इज सेटिंग अप द ट्राइब्यूनल, क्या बोल दिया बेटा, सेटिंग अप ट्राइब्यूनल एक्सक्लूडिंग द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज कर रहे हो, हाई कोर्ट से उसकी अधिकार को छीन रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टडी किया, एनालिसिस किया, और उसके बाद में दे कम आउट विथ देयर जजमेंट। और उन्होंने क्या बोला,
द पावर ऑफ जुडिशियल एनालिसिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट को पावर है ना कि वो वाइंडिंग अप को देख सकती है, हाई कोर्ट को पावर है वो किसको देख सकती है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को देख सकती है। हाई कोर्ट को पावर है कि जो भी टेक ओवर हो रहा है या मर्जर अमलगमेशन जो भी हो रहा है उसको कौन देख सकती है, हाई कोर्ट देख सकती है। तो बोले पावर ऑफ जुडिशियल एनालिसिस ऑफ हाई कोर्ट कांट बी एलिमिनेट बाय दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को इतना अधिकार नहीं है कि वो हाई कोर्ट की पावर को क्या कर दे, इग्नोर कर दे, खत्म कर दे। और बोले सिर्फ हाई कोर्ट की नहीं, अंडर आर्टिकल 32 पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतना हल्के में मत लो कि पार्लियामेंट आएगा और हमारा पावर को क्या करेगा बेटा, एलिमिनेट करेगा। तो आगे बोला गया, अब देखो पहले ऐसा बोला ना, बाद में क्या बोला, बाद में बोला टी स्टैंड फॉर बेटा ट्राइब्यूनल, टी स्टैंड फॉर ट्राइब्यूनल। बाद में उन्होंने बोला अ ट्राइब्यूनल में फंक्शन एज अ सप्लीमेंटरी, एज अ सप्लीमेंट पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। ट्राइब्यूनल अगेंस्ट नहीं है, ट्राइब्यूनल तो सपोर्ट कर रहा है ना। कैसे क्या, हाईकोर्ट के ऊपर ऑलरेडी इतना बर्डन है, अगर कोई बोल रहा है मैं तेरा थोड़ा सा बर्डन ले लेता हूँ, अगर हमसे रिजॉल्व नहीं हुआ तो आएंगे ना तेरे पास, आएंगे ना आपके पास। तो बोलने का मतलब क्या है, इट में फंक्शन एज अ सप्लीमेंट्री पार्ट। आपको ये पॉइंट आपको लग रहा है वो स्टोरी चल रहा है, स्टोरी के साथ में इस सब पॉइंट को याद करना है। ओके, मैं बना स्टोरी रहा हूँ लेकिन आपको याद करना है। तो इट में फंक्शन एज अ सप्लीमेंट पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम, बराबर। थर्ड पॉइंट क्या है, इट एक्ट एज अ कोर्ट एट फर्स्ट इंस्टेंट अंडर द स्पेशल लॉ। यानी अगर कंपनी एक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो एनसीएलटी पहली कोर्ट दिखेंगी, सेबी में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सैट वगैरह सेबी ये क्या दिखेंगे, पहली कोर्ट बोल के एक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं, और जब इनसे नहीं रिजॉल्व होगा तो आगे बैठे ना, बराबर। तो इट प्रोवाइड अ स्पेशलाइज एजुडिकेशन, ये आपको एक स्पेशलाइज एजुडिकेशन दे रहा है। एंड कांट डिसाइड द डिस्प्यूट विच इज क्रिमिनल इन नेचर, जो एकदम खनकार क्रिमिनल नेचर के डिस्प्यूट है उनका तो राइट ही नहीं दिया है, ट्राइब्यूनल को नहीं दिया है। बच्चों ध्यान देना, आप बोलोगे सर क्राइम का भी बोला था, स्पेशल कोर्ट अलग है, ट्राइब्यूनल का बात शुरू है। ओके, तो इन शॉर्ट अगर मैं पूरी हिस्ट्री को आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, इस डायग्राम को देखो और चीज़ों को याद करो। सबसे पहले इराडी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, काय से लेके, वाइंडिंग अप और इंसॉल्वेंसी से लेके, बराबर। उन्होंने स्टडी किया कंपनी एक्ट 1956, सिक्का को स्टडी करा, यूनाइटेड नेशन की रिकमेंडेशन को सुना, IMF की रिपोर्ट को पढ़ा और वहाँ पे उनको समझ में आया ऑर्डरली एंड द इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर इज़ अ की इशू। उसके बाद में लोगों ने जब बोला कि हमें स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर कॉर्पोरेट जस्टिस सेटअप करना चाहिए, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन लिए। हाई कोर्ट की पावर को आप क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। तो इनकी जजमेंट को याद रखना, पहला था कि पार्लियामेंट कैन नॉट एलिमिनेट द पावर ऑफ हाई कोर्ट, बराबर। और नहीं सिर्फ हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल याद रखना पड़ेगा आपको, 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट, 226 फॉर हाई कोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या बोला, ट्राइब्यूनल सप्लीमेंट बोलकर काम करेगा, यानी अपने को सेकेंडरी सपोर्ट सिस्टम बोल के काम करेगा। इट इज अ कोर्ट एट अ फर्स्ट इंस्टेंट, लव एट अ फर्स्ट साइट। कोर्ट एट अ फर्स्ट इंस्टेंट यानी अपनी लॉ में, कंपनी एक्ट में कुछ गलत हुआ ना, अपने को माए बाप बोल के एनसीएलटी दिखेगा, अपने को माए बाप बोल के एनसीएलटी दिखेगा। और इट एक्ट एज अ कोर्ट एट द फर्स्ट इंस्टेंट, एक स्पेशलाइज एजुडिकेशन देगा और क्रिमिनल नेचर के डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करेगा। क्लियर विद दिस आइडिया, क्लियर। अब देखना मेरे पास यहाँ पे चार्ट बनाने के लिए पूरा स्पेस नहीं था, तो इसके आगे का चार्ट मैंने 1-2 पेज आगे बनाया। सर क्या है सर बता दो। तो आफ्टर 14 ईयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, सर 14 साल लगे, हाँ बहुत 14 साल लगे। 2002 में शुरू हुआ था एंड 1 जून 2016 में फाइनली एनसीएलटी और एनसीएलटी को क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। खुश हो जाओ। आज क्या खुश हो रहे हो, तब भी सीएस लोग इतने ही खुश हुए थे जितने आज तुम और मैं हो रहे हो। तुम भी तो सीएस ही हो ना, बनने वाले हो, ऐसा नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप कभी भी खुद को ये मत मानो कि आप सीएस बनने वाले हो, आप ये मानो कि आप सीएस बन चुके हो। सच बोल रहा हूँ। ट्राई टू विजुलाइज योर सेल्फ कि यू आर सीएस, यू आर कंपनी सेक्रेटरी। और जब आप ये मानते हो ना कि आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए हो, तो आपका ये तो तय है कि आप सीएस बन चुके हो, यानी आपने ऑल एग्जामिनेशन क्रॉस की है,
ऐसा नो आपने ऑल एग्जामिनेशन क्रॉस की है तो सर फिर ये क्या फुकटपना कर रहे हैं? जो इंसान CS बन गया वो क्या फिर से पेपर देगा क्या? नहीं। ऐसा सोचो कि आपके लाइफ का आप रिकैप देख रहे हो कि अरे कैसे पढ़ाई करता था, इतने सीरियस टॉपिक को सर कैसे मजा में पढ़ाते थे, ये चीज़ों को याद करो। अरे सर कितना फालतू बना करते थे, याद करो। ऐसा देखो कि ये फ्लैशबैक चालू है। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आफ्टर 14 ईयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन 1 जून 2016 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया NCLT और NCLAT को। क्लियर विद दिस? ओके, इसके वजह से सर क्या हुआ, जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोर्ट थी ना, जैसे कंपनी लॉ बोर्ड था, हाई कोर्ट था, BIFR था, इन सब के जगह पे आप कौन आ गए? सिंगल कोर्ट। कैन आई से सेम एज लाइक GST। पहले सर्विस टैक्स अलग हुआ करता था, वैट अलग हुआ करता था, एक्साइज अलग हुआ करता था, CST अलग से, CST सेंट्रल सर्विस टैक्स, सेल टैक्स है, ये सबको मिला के क्या बना? GST। तो कहने से हाई कोर्ट, CLB, BIFR, अब क्या आ गया? NCLT। क्लियर विद दिस आइडिया? चलो यार आगे बढ़ते हैं। सर ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट मैंने 10 बार 1000 बार पढ़ा दिया अभी तक कि आपकी प्रोसीजर को सिंप्लीफायर करें, स्पीडी डिस्पोजल होना चाहिए एंड मोर एक्सेसिबल टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ऐसा नहीं कि कोर्ट कचहरी में बैठ गए, आएगा ना कोई टॉम क्रूज अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया, अपनी मतलब मेरी दोस्त है मेरा टॉम क्रूज, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया और कुछ लफड़ा हो गया, तो क्या लगता है वो वेट करेगा तारीख पे तारीख और कोर्ट के बाहर बैठ के, अरे बहुत धूप है इंडिया में, बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ सिंपली स्पीडी एंड मोर एक्सेसिबल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। बच्चों एक काम करना, इमीडिएट बेसिस पे सब पॉइंट को याद करो। रिकमेंडेशन दिया, बराबर, एग्जामिनेशन किया, ऑब्जेक्शन आया, केस का नाम याद करना पड़ेगा, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 4 चीज़ें बोली। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी पावर को एलिमिनेट नहीं कर सकता कौन? पावर पार्लियामेंट, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, बराबर। सप्लीमेंट पार्ट बोलकर काम करेगा NCLT यानी हमारा NCLT। थर्ड पॉइंट, इट इज कोर्ट एट अ फर्स्ट इंस्टेंट। फिर से बोल रहा हूँ, लॉ एट अ फर्स्ट साइट को याद मत करो। एंड द लास्ट पॉइंट इज अ स्पेशलाइज एजुडिकेशन मिलेगा आपको, बराबर, और क्रिमिनल नेचर को डील नहीं कर सकता। सॉर्टेड लाइफ थोड़ी आसान होगी। नहीं लगता है कि चार्ट होने के बाद में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, ईजी हो जाती है। ओके, आपको लग रहा होगा सर चार्ट कर रहे हो, बताओ जो आपने लिखा सही है क्या? देख लो, झूठ लग रहा होगा तो देख लो। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इराडी कमेटी के बारे में मैंने बात किया था आपको। ट्राइब्यूनल वॉज टू बी सेटअप, यानी ये देखो स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन फॉर कॉर्पोरेट जस्टिस, बराबर। इन्होंने एग्जामाइन किया 1956 वगैरह, बहुत सारे सिक्का वगैरह मैंने आप लोगों को लिखा के दिया था, बराबर। यूनाइटेड नेशन देखो नाम दिया हुआ है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड याद आ रहा है, रिपोर्ट मैंने आप लोगों को बताया था, ऑर्डरली इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर की इशू याद आया, मैंने लिखा था मेरे हाथ से। उसके बाद में एल चंद्र कुमार वाला केस, बराबर। देखो केस जब आप पढ़ोगे ना, सिंपल प्यारा दिया रहेगा, लेकिन उसको चार्ट में बना के आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप चार्ट बनाओगे और मेरे साथ में लर्न करने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में आपको फ़ायदा होने वाला है। मुझे होगा वो बाद में, मुझे कब होगा? जब आप पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से, तब मेरा नाम बन जाएगा थोड़ा सा, बराबर। इट इज वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? बोले नहीं, तो फिर इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट एलिमिनेट बाय दी हुम पार्लियामेंट। बाद में द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, बराबर, कैन नॉट बी एक्सील्ड एंड ऑन द अदर हैंड द ट्रिब्यूनल में फंक्शन एज अ सप्लीमेंट पार्ट ऑफ सिस्टम। याद आ रहा है? सब जो मैंने पढ़ाया है ना बेटा, कुछ नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। उसके बाद में ट्राइब्यूनल एक्ट लाइक अ कोर्ट एट अ फर्स्ट इंस्टेंट, याद आ रहा है? ट्राइब्यूनल एक्ट लाइक अ कोर्ट एट अ फर्स्ट इंस्टेंट। यही फिर वो जो केस था एल चंद्र कुमार, इसमें और क्या डिसाइड हुआ? इसमें और डिसाइड हुआ बेटा, इट इज़ नेसेसरी ट्रिब्यूनल को सेटअप करना चाहिए टू डील विद दी स्पेशल लॉ के केसेस के साथ में, बराबर। प्रोवाइड अ स्पेशल एजुडिकेशन, याद आया? स्पेशल एजुडिकेशन मैंने लिखाया था, बट इट कैन नॉट डील विद, बोलो कैन नॉट डील विद क्या? मैटर विच इज अ मैटर, मतलब मामला मतलब अपना वाला मैटर नहीं, किस कंपनी लॉ वाला। ओके, चलो यारो, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, बराबर। और उसके बाद में
सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर ये बात करेगा 1 जून 2016 में आफ्टर 14 ईयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे 14 ईयर, देखो आपको दिख रहा है क्या? यस यस यस, अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 14 ईयर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। क्या हुआ बेटा, देखो कितना एनसीएलटी ट्राइब्यूनल और एप्लेट ट्राइब्यूनल को नोटिफाइड किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ओके उसके बाद में आप लोगों को मैं बता दूं, इट्स अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, इट इज़ अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, याद आ रहा होगा आपको, सिंपलियर एंड स्पीडियर एंड मोर एक्सेसिबल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, बराबर। उसके बाद में एनसीएलटी के रूल बने और बहुत कंपनी एक्ट के सेक्शंस में इसके बारे में बात की गई। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया है, यस और नो। अब मैं बात करूँगा बेटा नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। इसमें मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ इन्होंने क्या बोला है। द फर्स्ट पैरा इज सेइंग व्हेन इट कम टू एनसीएलटी, तो एनसीएलटी में ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं बैठेगा, देयर आर द पर्सन, तो सबसे ऊपर रहेगा बेटा प्रेसिडेंट। याद करो आईसीएसआई में प्रेसिडेंट है ना, वैसे एनसीएलटी में भी कौन रहेगा, प्रेसिडेंट। और इसके साथ में देयर आर जुडिशियल मेंबर एंड देयर आर टेक्निकल मेंबर, देयर आर जुडिशियल मेंबर एज वेल एज देयर आर टेक्निकल मेंबर। अब ध्यान देना, एंड व्हेन इट्स कम टू एनसीएलटी देयर इज नो प्रेसिडेंट, देयर इज अ चेयरपर्सन। ऊपर क्या था बेटा, प्रेसिडेंट, एनसीएलटी में क्या है, चेयरपर्सन, एंड देयर इज अ जुडिशियल मेंबर एंड देयर इज अ टेक्निकल मेंबर। अब ये जुडिशियल मेंबर कौन होता है, टेक्निकल मेंबर कौन होता है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपको कंपनी एक्ट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ऐसा नहीं है मुझे नहीं आता, मैं पर्सनली एनसीएलटी के केस लड़ चुका हूँ, आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, यस। तो लेट्स स्टार्ट, बस आपको विश्वास नहीं हो रहा तो पढ़ लो, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा है कि ये टोटल जो रहेगी ना, इनकी जो टोटल रहेगी नॉट एक्सीडिंग 11 इन केस ऑफ एनसीएलटी। सर एनसीएलटी में कितना बताया, कुछ नहीं बताया है, ये पॉइंट ध्यान रखना, कुछ भी नहीं बताया है, पढ़ लो अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो। एज पर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट, अ सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल बाय नोटिफिकेशन कंस्टिट्यूट अ ट्राइब्यूनल नोन एज एनसीएलटी कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बाद में सच अदर जुडिशियल मेंबर एंड दी टेक्निकल मेंबर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगता है और उनको वो पावर मिलेगी, उनको वो फंक्शन करने पड़ेंगे जो बोले गए हैं। इधर आ जाओ, कुछ अलग लिखा है क्या, चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर और आगे नॉट एक्सीडिंग 11, सेम उनको भी वही पावर करने पड़ेंगे, वही फंक्शन निभाने पड़ेंगे जो बोले गए हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, यस प्लीज़ लेट मी नो, यस और नो, यस। अब आगे बढ़ते बेटा, अब मैं आपको बात करूँगा बेंचेस ऑफ ट्राइब्यूनल के, ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल का और अपील के बारे में, बराबर। लेकिन ध्यान देना, ये सब पॉइंट बताने के लिए मुझे ज़्यादा में ज़्यादा सिर्फ 10 मिनट लगेगा। आपको नहीं लग रहा है कि जितना चैप्टर यहाँ पे होते जा रहा है वो पूरा चैप्टर लर्न भी हो रहा है? फिर ठोको ताली, यस पीपल, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा, चलो एक काम करते हैं, ये बेंचेस डिसीजन ऑर्डर को जब हम पढ़ेंगे उसके पहले हम पढ़ते हैं ना कि एडवांटेज क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एनसीएलटी। आप लोग खुद लिखोगे बिना देख के, सिलेबस में दिया है नहीं दिया है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, कितनी फुकट की बात, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को जल्दी रिजॉल्व करेंगे, अरे बनाए उसलिए है। सेकंड, फास्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंक्रप्सी कोड, ये बात अच्छी थी कि आईबीसी ना इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, उसकी इम्प्लीमेंटेशन फास्ट में होगी, बराबर। रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कोर्ट, कुछ तो भी नया बताया ना एकदम, रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कोर्ट, जैसे मैंने कुछ बताया नहीं तुम लोगों को। एंड अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन, बताया ना, सब लोगों को छोड़ा हाई कोर्ट, सीएलबी, बीआईएफआर, यस और नो, और क्या आ गया, एनसीएलटी, बराबर। तो ये सब चीज़ों को कम किया। तो आई थिंक आपको एडवांटेज लर्न हो गए होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एडवांटेज का। क्या है, फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, फास्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंक्रप्सी कोड, रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कोड, देन अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशंस, यस। उसके बाद में अब हमें ये तो समझ गया कि जब भी मैटर किसके पास जाएगा बेटा, जब भी मैटर किसके पास जाएगा, एनसीएलटी के पास जाएगा, तो वो जल्दी रिजॉल्व होना चाहिए नहीं चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए।
सो जल्दी का मतलब क्या होता है सर? जल्दी, कितना जल्दी? 1 दिन, 2 दिन? कौन सी कोर्ट ने 1 दिन 2 दिन में डिसीजन दे दिया रे? कौन सी कोर्ट ने दे दिया? टाइम लेंगे ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका बात करता है एक्सपेंडिशियस। एक्सपेंडिशन मतलब बेटा उम्मीद से ज़्यादा ही जल्दी, उम्मीद से ज़्यादा ही जल्दी। ओके, एक्सपेंडिशन यानी तुरंत। एक्सपेंडिशन का मतलब होता है तुरंत। एक्सपेंडिशियस डिस्पोजल ऑफ ट्रिब्यूनल एंड एपलेट ट्रिब्यूनल। सर कितने देर में, कितने दिन, वो बोलो। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन किया, जैसे आपने कोई पिटीशन फाइल किया, अपील किया, वॉटेवर, चाहे वो एनसीएलटी के पास करो, चाहे वो एनसीएलटी के पास करो, इनके पास समय दिया गया है इसको 3 महीने में रिजॉल्व करने का। कितने महीने में रिजॉल्व करने का बेटा? विद इन, बोलो बोलो बोलो, 3 मंथ्स। ओके, अगर सपोज डिसीजन आपके अगेंस्ट दे दिया, किसने? एनसीएलटी ने। आप किसके पास चल जाओगे? यू विल गो टू एनसीएलटी। कहाँ पे चल जाओगे? एनसीएलटी। सर एनसीएलटी को कितना टाइम? सेम 3 महीने का टाइम। कितना? 3 महीने का। ओके सर, क्या अगर नहीं हुआ 3 महीने में पास तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पेनल्टी दी नहीं है, गवर्नमेंट खुद के ऊपर पेनल्टी क्यों ठोकेगा, है कि नहीं? तो इफ इट इज नॉट डिस्पोज, इफ इट इज नॉट डिस्पोज बट यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस, क्यों नहीं किया, ये जिम्मेदारी तो लगाएगा ना, पेनल्टी नहीं लगाएगा लेकिन जिम्मेदारी तो लगाएगा। यू हैव टू रिकॉर्ड रीजंस एंड एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज। और आपको क्या मिलेगा बेटा? एक्सटेंशन मिलेगा 90 डेज का। फिर से एक बार याद कर लो और स्क्रीनशॉट निकाल लो। एप्लीकेशन आप अगर एनसीएलटी में डाल रहे हो तो 3 महीने में रिजॉल्व होना चाहिए। क्या अगेंस्ट में ऑर्डर आता है तो एनसीएलटी के पास जाओ, वो भी 3 महीने में रिजॉल्व होना चाहिए। अगर 3 महीने में नहीं होता है तो आपको रीजन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और रीजन को रिकॉर्ड करने के बाद में आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। कितना दिन का? 30, ऐसा नहीं बोलेगा, 90 डेज का। दैट्स इट। सर बताओ ना, सही बोल रहे हो क्या? देख लो, अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो ट्राइब्यूनल के सामने, बराबर, या एपुलेट ट्राइब्यूनल के सामने, तो उसको एक्सपेंडिशियसली उनको क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा, बराबर। सर कहाँ पे लिखा है? विद इन 3 मंथ्स, यस और नो, बराबर। अगर नॉट, इफ नॉट डिस्पोज ऑफ, यस और नो, यस और नो लिखा था। रीजंस, रिकॉर्ड दी रीजंस, और आपको क्या मिल जाएगा बेटा? फर्दर पीरियड ऑफ 90 डेज, नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। सिंपल है या नहीं है? एनसीएलटी हद से ज़्यादा सिंपल है या नहीं है? ऑफ कोर्स है। पढ़ा किससे रहे हो? अच्छा चलो, कम बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेंचेस, डिसीजन एंड ऑर्डर्स। सर बेंचेस ये क्या होता है? बेंचेस समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैं बोलता हूँ सुप्रीम कोर्ट से हमारा कंपनी एक्ट बहुत अच्छा काम करता है। एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट कंपनी एक्ट ज़्यादा अच्छा काम करता है बेंचेस में। सर कैसे? सोचो, सिंपल सी बात है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो आपके पास पावर है, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। चलो आपको हाई कोर्ट में भी नहीं जाना है, यू आर लाइक कि मुझे जाना है, रिट पिटीशन फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में, यस और नो। आप गए, आप सुप्रीम कोर्ट, आप बैठे अकोला में, आप बैठे पूना में, आप बैठे कहाँ पे, कोई भी गाँव में। क्या आप दिल्ली में चले जाओगे केस फाइल करने के लिए? मेरा फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ है, फिर तो क्या ना, इससे सुप्रीम कोर्ट एक ही है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है। सर एनसीएलटी भी एक है क्या? नहीं, एनसीएलटी बहुत सारी है, तो उसको बोलते हैं बहुत सारे बेंचेस है। आपको मैंने बताया कि मैंने 3 बार एनसीएलटी के केस लड़ा हूँ, तीनों भी बार मैं कहाँ पे लड़ा हूँ? मुंबई में। यानी जो प्रिंसिपल बेंच है दैट इज इन दिल्ली, लेकिन मैं जो केस लड़ा गया दिल्ली में जाके लड़ा या मुंबई में लड़ा, तो मुंबई में लड़ा। तो कहना है देयर इज अ बेंच इन मुंबई एज वेल, अहमदाबाद में भी है, तो सब दूर बहुत सारी जगहों पे टोटल 11 बेंचेस आर देयर, टोटल 11 बेंचेस आर देयर। क्या पता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाए। मेरा ये वीडियो आप 1 साल के बाद में देखो, तब तक ज़्यादा भी बेंचेस आ जाए। क्यों सर, क्यों ज़्यादा बेंचेस? जितने लॉ में लिखे उतने आएंगे ना। लॉ में ये लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे उतने बेंचेस बना सकता है। तो अभी जब मैं बात करूँ तब 11 है, आगे कितने रहेंगे किसको मालूम, बराबर कि नहीं। तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर इन द ईयर 2020, बराबर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश सच नंबर ऑफ बेंचेस एज इट इज रिक्वायर बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल पॉइंट, याद हो गया, दिल में उतर गया, बराबर। सेकंड, प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे है बेटा? दिल्ली में है, बराबर। सर प्रिंसिपल बेंच के अलावा दूसरा नॉर्मल बेंच भी है? हाँ नॉर्मल बेंच भी है। प्रिंसिपल बेंच में कौन बैठेगा बेटा? प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन, वो, बराबर। सेकंड,
पावर ऑफ ट्राइब्यूनल, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल, केसेस को रिजॉल्व करेंगे ना तो कौन रिजॉल्व करेगा, तो बोला जाता है केसेस को रिजॉल्व करने के लिए 2 मेंबर रहेंगे, यानी 2 जज रहेंगे, 2 जज रहेंगे जो उस केस को रिजॉल्व करेंगे। उसमें से कम एक कौन होना चाहिए, जुडिशियल, बाय डिफ़ॉल्ट दूसरा कौन रहेगा, टेक्निकल। यस, आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने पहली बार मेरा एनसीएलटी का केस रिप्रेजेंट किया था ना, मैं एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू, ओके। तब तक आगे बढ़ते हैं, बराबर। सर, इज़ इट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नेसेसरी कि 2 लोगों का बेंच ही होना चाहिए, क्या 2 लोगों के बेंच ने ही मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए, ज़रूरी है? मैं बोलूँगा नहीं। एक प्रोविजो दिया है, अ सिंगल बेंच, इवन अ सिंगल मेंबर बेंच कैन रिजॉल्व द केस, स्पेशल मैटर में, कुछ मैटर में अ सिंगल मेंबर, लेकिन इसके लिए किसकी सोच इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की, बराबर। यस, अगर सपोज उसने केस, अगर सिंबल अपन ने सपोजिंगली सिंगल मेंबर को बिठा दिया, केस को रिजॉल्व करो, केस किसका था, नीरव मोदी का था, बराबर। जब मैं जब केस लड़ने गया था तो मेरे साथ में आईबीसी में नीरव मोदी का भी केस शुरू था। अब वहाँ पे खतरनाक लोगों के लॉयर्स रहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, बराबर, दे आर प्रैक्टिसिंग मेंबर, और उन लोगों का जो डिबेट होता है ना, डिबेट मतलब एक कन्वर्सेशन होता है, दे आर प्लीडिंग, बराबर, फिर उसको क्रॉस क्वेश्चन होता है, बहुत कुछ होती है, बराबर। तो ये सब चीज़ों में अगर लग रहा है कि सिंगल मेंबर बेंच मैनेज कर नहीं पा रहा है, या मैटर ऐसा है जो 2 लोगों से होना चाहिए, सिंगल मेंबर से नहीं होने वाला है, हमसे ना बन पाएगा, तो ऐसे केस में वो जो प्रेसिडेंट होता है, ही हैज़ पावर टू शिफ्ट दैट बेंच, दैट केस टू द 2 मेंबर बेंच। लिखो क्या लिखा है, मैटर सच नेचर कैन बी एक्सरसाइज बाय सिंगल बेंच, तो प्रेसिडेंट उसको क्या करेगा, दैट मैटर इज रेफर टू प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट रेफर दैट मैटर टू 2 मेंबर बेंच, तो उसको शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ तक दिल जहान में ये चीज़ें बेटी क्या, देखो सीजी नोटिफाई कर सकता है, याद करो मेरे साथ में। सेकंड पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे, दिल्ली में है। पावर कौन एक्सरसाइज करेगा, 2 मेंबर, प्रोविजो दिया एक भी कर सकता है, लेकिन मैटर ऐसे नेचर का है जिसमें एक नहीं कर सकता है, वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा 2 को, सिंपल। क्या टेंशन ले रहे हो, लग रहा है जुडिशियल जेल पढ़ रहे हैं, लेकिन यार नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट, आई कैन से, इफ़ यू नो द जनरल लॉ यू विल जस्टिफाई अ स्पेशल लॉ, इफ़ यू नो द जनरल लॉ यू कैन जस्टिफाई द स्पेशल लॉ। सो डिसीजन, अब डिसीजन कैसे लिया जाएगा सर, देखो 2 लोगों का बेंच बैठा हुआ है, एक बोल रहा है यस, दूसरा बोल रहा है नो, कैन आई से दिस अ कॉन्फ्लिक्ट, दिस अ कॉन्फ्लिक्ट, यस, दोनों भी बोल रहे यस, दोनों भी बोल रहे यस, बोलने का मतलब देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिक ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी विल बी द फाइनल डिसीजन, फाइनल ऑर्डर, ओके। बट इफ द ओपिनियन इज इक्वल, इफ द ओपिनियन इज इक्वल, ना ये मान रहा है ना ये मान रहा है, अब क्या करोगे, तो बोले ऐसे केस में मैटर को रेफर किया जाएगा किसको, आप खुद को आता है, आपको खुद को आता है, द मैटर विल बी रेफर टू द पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन, यानी जहाँ पे डिफ्रेंशिएट है ना, ऐसा नहीं कि 10 पॉइंट में 10 के 10 पॉइंट पे दोनों नाराज होके बैठे हुए, 8 पॉइंट के लिए दोनों एग्री करते हो गए, 2 पॉइंट के लिए नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे मैटर को रेफर किया जाएगा ऊपर प्रेसिडेंट को। क्लियर विद दिस आइडिया, ओके, प्रेसिडेंट को मैटर को रेफर कर दो, बराबर। लास्ट में सर ऑर्डर पास कैसे होगा, पहले तो आपको नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना है। सर व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल जस्टिस, द नेचुरल जस्टिस से अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, किसी को बिना सुने उसके ऊपर डिसीजन मत दो। हम बोलते हैं ना, किसी की बात बिना समझे उसके ऊपर आप उल्टा उसको नहीं बोल सकते हो, किसी की हिस्ट्री को जाने आप उसके आज नाम नहीं रख सकते उसको। बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कितना एंजॉय करके पढ़ाता है, अरे भाई इस एंजॉय करने के लिए मैंने कितनी मेहनत, कितने आटे यानी बेलन मैंने बनाई, दैट आई नो, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो देयर इज अ सेंटेंस, एक आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट लेडी और मे बी अ मेल मेंबर, वो कोई तो भी विश्व कप जीतता है, विश्व कप यानी ओलंपिक जीतता है, और लोग उसको पूछते हैं कि आपकी रातों रात के पीछे की सच्चाई की कहानी क्या है, बोले आई डोंट नो, ये रात 12 साल की थी, यानी इसका मतलब ये जो आपको सक्सेस ओवर अ नाइट दिख रही है ना, इट इज़ नॉट अ सक्सेस ओवर अ नाइट,
इट इज़ द एफर्ट्स ऑफ 12 ईयर जो कि इसमें कन्वर्ट हुआ है सक्सेस ओवर अ नाइट। मेरी रात इतनी बड़ी थी, ओके। सो वी कैन नॉट कमेंट एनी पर्सन unless we don't know about his past, okay। The same, a court cannot pass an order unless he hear the parties। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। सबके साथ में नेचुरल जस्टिस करो, बराबर। उसके बाद में तो ऑब्वियस टू ऑल द पार्टीज एंड देन पास द डिसीजन ऑर्डर, ओके। अगर सपोज कल जाके उसको पता चलता है कि जो मैंने ऑर्डर पास किया उसके अंदर कुछ एरर्स है, तो क्या वो उसको अमेंड कर सकता है? या उसने जो ऑर्डर पास किया उसको पता चलता है वो गलती हुआ है, तो क्या वो उसको अमेंड कर सकता है क्या? यस, ऑफ कोर्स ही कैन। सो रेक्टिफाई द मिस्टेक एंड अमेंड इफ द एरर ब्रॉट टू नोटिस बाय पार्टीज, अगर पार्टीज वो नोटिस में ला के देते हैं उसके तो। सेकंड, नो सच अमेंडमेंट, और ऐसे अमेंडमेंट नहीं करेंगे, उसको हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे। इफ़ अपील इज़ प्रीफर्ड, आपके पास अपील कर दिया है आपने, आपके पास अपील का राइट है, फिर जाओ अपील करो ना, हमारा क्यों दिमाग खा रहे हो, बराबर। और जो भी कॉपी रहेगी ऑर्डर की वो हर पार्टी को, टू ईच पार्टी देना पड़ेगा। सर पढ़ा तो दिए, एक बार इसको लर्न करो एकदम तूफान तरीके से, बराबर। स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, टेक अ स्क्रीनशॉट, बराबर। मोबाइल नंबर का भी ले लो स्क्रीनशॉट। तो बेंचेस ऑफ एनसीएलटी, बराबर। सीजी का पॉइंट था पहला, एज मच ही कैन, ही वांट ही कैन। सेकंड, दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच है, बराबर। 11 बेंच के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। 2 मेंबर का केस होता है, 1 मेंबर भी ट्राई कर सकता है, अगर लग रहा है नहीं पॉसिबल है तो शिफ्ट करेगा। ओपिनियन मेजोरिटी का देखा जाएगा, इक्वल होगा तो प्रेसिडेंट को शिफ्ट करेंगे। द पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड द लास्ट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा उसको, वो अमेंड कर सकते हैं लेकिन अमेंड नहीं करेंगे, रेक्टिफाई नहीं करेंगे अगर अपील अवेलेबल होगा, या फिर कुछ नहीं होता है, जो भी ऑर्डर पास करेगा उसकी कॉपी दी जाएगी। दैट्स इट। डोंट यू थिंक पूरी लॉ अपने को लर्न हो रही है? डोंट वरी, जैसे चैप्टर हो जाएगा मैं फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा, डोंट वरी। चलो यारो, क्लियर विद दिस? आप बोलोगे सर समझ में आया, एक बार देखो सही पढ़ा है गलत पढ़ा है, तो देख लेना यार। सच नंबर ऑफ बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट सच नंबर ऑफ बेंचेस एज मे यू थिंक फिट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। टोटल कितने बेटे हैं? 11 बेंचेस हैं। न्यू दिल्ली में कौन सा बेंच है बेटा? इनका प्रिंसिपल बेंच है, बराबर। पावर शॉल एक्सरसाइज कंसिस्टिंग 2 मेंबर, 2 मेंबर पावर को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, बराबर। टू द वन शॉल बी जुडिशियल आउट ऑफ दी, इसमें से एक होना चाहिए जुडिशियल और अदर टेक्निकल, प्रोवाइडेड दैट पावर ऑफ ट्रिब्यूनल में बी एक्सरसाइज बाय दी सिंगल जज एज वेल, एक जज भी कर सकता है, यस और नो। प्रोवाइड फर्दर दैट इफ एनी स्टेज हियरिंग ऑफ सच केस मैटर इज अपीयर टू बी अ, देखा, प्रोवाइडेड दैट इफ एट एनी स्टेज यानी वो कोर्ट फाइनल डिसीजन आने के पहले, ओके, इट अपीयर टू द मेंबर दैट द केस ऑफ मैटर ऑफ सच ए नेचर इट ऑट टू बी हियर बाय अ बेंच कंसिडरिंग 2 मेंबर, बराबर। तो वो उसको शिफ्ट कर देगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या करेगा? वो भी तो आगे शिफ्ट कर देगा, सिंपल है, बराबर। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही ईजी टॉपिक है। फिर से वही बात बोला है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जितने चाहे उतने क्या कर सकती, सच नंबर ऑफ बेंचेस एज में भी रिक्वायर्ड, बट यहाँ पे सिर्फ लिख दिया इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड के लिए भी। और लास्ट वाला, इफ द बेंच डिफर इन ओपिनियन, तो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो पॉइंट कहाँ पे? पहले तो बोल दिया मेजोरिटी का, और अगर ओपिनियन इफ इक्वली डिवाइडेड तो वो किसको रेफर कर देंगे मैटर को? प्रेसिडेंट को। देखो, तो इफ द मेंबर एंड द बेंच इज डिफर इन ओपिनियन एट एनी पॉइंट इट शॉल डिसाइड अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी के हिसाब से डिसाइड करेंगे। अगर पॉइंट इक्वल है तो उस पॉइंट ऑफ को रेफर करेंगे प्रेसिडेंट को। ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया था, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड के बारे में। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था बेटा? विदिन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर क्या कर सकते हैं बेटा? इसको ये कर सकते हैं रेक्टिफाई, और क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं। प्रोवाइडेड नो सच अमेंडमेंट शॉल बी डिसाइडेड रिस्पेक्ट ऑफ अगेंस्ट विच अपील हैज बीन प्रीफर बाय दिस एक्ट, बराबर। लास्ट में कॉपी देना पड़ेगा एवरी ऑफ सच मेंबर एंड द पार्टीज। क्लियर विद दिस आइडिया, यस और नो? यस। चलो यार, अब बात करूंगा मैं अपील की। एक चार्ट अपील खत्म, और बहुत कम समय में इस सब्जेक्ट को खत्म कर रहे हैं, टॉपिक को खत्म कर रहे हैं अपन। बस इसको देख डाला, लाइफ झिंगा लाला।
एक बात मैं आप लोगों को बताऊँ, actually it was very difficult for me to come in the front of the camera and express myself when there is no student, but see, practice make man perfect, that's what. Okay. Come back. तो ध्यान से देखे इस सिंबल को, इसमें बैठने वाला बच्चा और कोई नहीं, SDB सतीश देवीलाल जी भाहेती का जो फर्स्ट नेम है सतीश वो है। ओके कम बैक। और इस इमोजी को, ये किसका है? ऑफ कोर्स मेरा है ना। ओके चलो बच्चों एप्पल के बारे में बात करते हैं। एप्पल के बारे में बात करते हैं, ध्यान देना मैंने नंबर वाइज दिया है। अगर एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास किया एंड इफ यू आर एग्रीड पार्टी, यू आर नॉट हैप्पी विद द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, सर अब क्या करें? यू कैन गो टू एनसीएलटी, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओ ना। क्या रहता है? एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओ। गए आप, वहाँ पे केस फाइल गए, बोले पागल है। बोले क्यों? अपने मन में आया तब आ रहा। बोले तो एनसीएलटी के अगेंस्ट में हम किससे जाएंगे? एनसीएलटी में। अरे मेरे भाई, देयर इज अ लिमिटेशन पीरियड, देयर इज अ लिमिटेशन एक्ट which prescribe a person must file the case in the limited time available to him. बोले अल्लाह। Then he asks, sir what is that limited time? And they reverted, it's a 45 days. बोले सर मैं जा रहा हूँ, सॉरी। बोले वेट, there is a additional 45 days का extension. He was quite happy. Wow. But let me know the sufficient cause. क्यों तू नहीं आ पाया? बोले कोई कॉज नहीं था, ऐसे मन नहीं हुआ। बोले अब निकल। अगर याद आ रहा होगा लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लिमिटेशन एक्ट में, जहाँ पे बोला था इफ़ यू हैव अ सफिशिएंट कॉज देन यू कैन अवेल द एक्सटेंडेड पीरियड एंड इट इज़ एट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। भले आपने सब सफिशिएंट कॉज भी बता दिए, बट इट इज़ एट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। आप उनके अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते अगर वो आपका केस नहीं ले रहे। तो सर एक इंसान के साथ में गलत हो रहा है, उसने क्या करना चाहिए? ही हैज़ अ सफिशिएंट कॉज और एनसीएलटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसने क्या करना चाहिए? रिट पिटीशन। जब कोई नहीं होता है तो आपके पास सिर्फ रिट पिटीशन होता है। बोलो, जब कोई नहीं होता है उसका रिट पिटीशन होता है यारो। तो बेसिकली कम बैक टू द डायग्राम। सो सबसे पहले एनसीएलटी का जब ऑर्डर पास होता है, यू कैन फाइल अपील अगेंस्ट दी एनसीएलटी ऑर्डर टू द एनसीएलटी विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज। बट 45 डेज में अगर आपने फाइल नहीं किया तो यू हैव अवेलेबल पीरियड ऑफ नेक्स्ट 45 डेज, बट उसके लिए आपके पास सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। सेकंड, सर एनसीएलटी क्या करेगा? एक तो कंफर्म करेगा या मॉडिफाई करेगा या सेट असाइड करेगा। कंफर्म कि वो जो डिसीजन पास किया, वो जो ऑर्डर पास किया था वो सही है, कंफर्म करना। मॉडिफाई, अच्छा ये सब सही है, ये चेंजेस होने चाहिए। या सेट असाइड, चल निकल पहली फुर्सत में। तो जो भी ऑर्डर एनसीएलटी पास करेगा उसकी कॉपी दी जाएगी एनसीएलटी को और पार्टी को। अगर सोचो सर हम खुश नहीं हैं एनसीएलटी के साथ में भी, वी आर एग्रीड, तो अगर इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, मैंने आपको बता दिया है जब हमने सीपीसी पढ़ा था क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ से कि आपकी लॉ इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ हो रही है, उसके वजह से आपको आगे जाना है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो आप इसकी केस लेके कहाँ पे जा सकते हो बेटा? सुप्रीम कोर्ट में। एनसीएलटी के अगेंस्ट में फाइल कहाँ पे होती है केस? सुप्रीम कोर्ट में। और कितने दिन में सर? नॉर्मल 60 डे प्लस 60 डे विद सफिशिएंट कॉज, बराबर। सर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? जो एनसीएलटी ने किया था। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? जो एनसीएलटी ने किया था। क्या सर? एक तो कंफर्म करेगा, मॉडिफाई करेगा, सेट असाइड करेगा, उसके अलावा क्या करेगा? बराबर। और वो भी जो अपनी कॉपी है वो एनसीएलटी को देगा, पार्टी को देगा और साथ में एनसीएलटी को भी देगा, बराबर। तो इसकी जो कॉपी होती है वो एक कॉपी कहाँ पे जाएगी? एनसीएलटी के पास भी चल जाएगी। यस पीपल, ओके यस और नो बोलो रे। तो पूरी एक बार डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले लो बिना देखे, आंखों में आंखें डालो और एक बार प्रोविज़न को बताओ। प्रोविज़न बोलता है कि एनसीएलटी का जो ऑर्डर होता है उसकी अपील एनसीएलटी को होती है।
जब एनसीएलटी का ऑर्डर अपील होती है तो 45 डेज प्लस 45 डेज में होती है। फिर एनसीएलटी देखता है, उसको कंफर्म करना है, मॉडिफाई करना है, सेट असाइड करना है। अरे चलो आगे। फिर उसके बाद में एनसीएलटी अपना डिसीजन देता है। जब एनसीएलटी अपना डिसीजन देता है और आप उससे भी खुश नहीं होते तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके उनके दरवाज़ों को खटखटाते हो। उनके दरवाज़ों को जब खटखटाते हो फिर वो अपना दरवाज़ा खोलता है और देखता है तो सामने कौन, एनसीएलटी से नाराज हुआ पर्सन आया। सर कितने दिन में जाना पड़ता है? 60 + 60 विद सफिशिएंट कॉज। फिर वो भी क्या करेगा, वो वही करता है जो एनसीएलटी ने किया था, कंफर्म करता है, मॉडिफाई करता है, सेट असाइड करता है और उसकी कॉपी भी सामने दी जाती है। क्लियर विद दिस? चलो लेट्स स्टार्ट। एक बार देख लेते हैं सर ने सही पढ़ाया गलत पढ़ाया। अपील बराबर, तो अगर देख लो यहाँ पे आ जाओ जल्दी। एनी पर्सन एग्रीड विद द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। बराबर बराबर, तो नो अपील शुड बी लाई। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, सपोजिंगली एनसीएलटी ने डिसीजन पास किया था विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, यानी उसको बोला जाता है कंसेंट ऑर्डर। तो इफ देयर इज अ कंसेंट ऑर्डर यू कैन नॉट गो फॉर अपील। अरे तुम्हारे मर्जी से तो डिसीजन पास किया और अब तुम अब अपील करोगे, टाइम पास करोगे? हाँ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में एवरी अपील शैल बी फाइल्ड विद इन पीरियड ऑफ 45 डेज और प्रोवाइडेड दैट एक्सटेंडेड पीरियड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 45 डेज, ओके, बट विद इन फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 45 डेज आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? सफिशिएंट कॉज। ऑन अ रिसिप्ट ऑफ अपील आप क्या करोगे बेटा? देख लो यहाँ पे दिखा है आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। बराबर, और उसके बाद में ए ट्रिब्यूनल आफ्टर गिविंग द पार्टी रिप्रेजेंटेबल हियर पास देयरफॉर थिंक फिट कन्फर्म, याद आ रहा है, मॉडिफाई और सेट असाइड आया 3 वर्ड, ओके। और अपीलेट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करेगा उसकी कॉपी सेंड करेगा ट्रिब्यूनल को और पार्टीज को। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, बराबर कि नहीं? अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाना, अपील टू सुप्रीम कोर्ट जो हमने पढ़ लिया है 60 डेज, बराबर, और अ फर्दर पीरियड ऑफ प्रोवाइडेड सुप्रीम कोर्ट में सेटिस्फाई होता है तो फर्दर पीरियड विद इन अ पीरियड, फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डे, प्रोवाइडेड आपके पास क्या होना चाहिए? सफिशिएंट कॉज। हुआ कि नहीं हुआ? आप मुझ पर विश्वास रखो। 60 डेज के बाद में 60 डेज, ये कौन से 60 डे? एडिशनल 60 डेज, ओके। क्लियर विद दिस आइडिया? यस पीपल। अब ध्यान देना, विल कम टू नो प्रोसीजर बिफोर अपीलेट ट्राइब्यूनल। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत आसान कंसेप्ट है। ये होने के बाद में आई कैन से वी आर डन विद द चैप्टर ऑफ एनसीएलटी स्पेशल कोड के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट बात करेंगे एंड वी आर डन विद द एंटायर चैप्टर एज वेल, ओके। तो कम बैक यस पीपल। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे ना पावर एंड प्रोसीजर के बारे में, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। एनसीएलटी के पास क्या है? पावर है, हर वो पावर जो कोर्ट के पास है, लेकिन कोई बर्डन नहीं है। यस और नो? यस। तो एनसीएलटी इज नॉट बाउंड बाय, इट इज नॉट बाउंड बाय व्हाट बेटा? पढ़ो। इट इज नॉट बाउंड बाय सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड से बाउंड नहीं है। सर सीआरपीसी से? अरे ट्राइब्यूनल है ना, क्रिमिनल थोड़ी है। उधर तो सीआरपीसी में कौन आएगा? बोलो, थोड़ा याद करो, दिमाग पे ट्रेस डालो, वहाँ पे आएगी स्पेशल कोर्ट, ओके। तो इट इज़ नॉट बाउंड बाय सीपीसी एंड इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। भले मानता हूँ सीपीसी का आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, क्या आप नेचुरल जस्टिस को भी भूल जाओगे? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दोगे, मन से डिसीजन पास कर दोगे, ऐसे हो आप? बोले नहीं, हम नेचुरल जस्टिस को तो फॉलो करेंगे ना, विल फॉलो नेचुरल जस्टिस वाला प्रिंसिपल, ओके। ऑडी अल्ट्रम पाल्ट्रम आपको तो बोलेंगे ऑडी, अरे वो नहीं, ऑडी अल्ट्रम पाल्ट्रम मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको देना पड़ेगा, इट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। एक बार एक बंदे से बात हो रहा था, बंदा मतलब वी कैन से इट्स अ बिग कॉर्पोरेट, यानी बहुत बड़ा प्लेयर था। तो आई यूज द वर्ड सर देयर इज अ प्रोविजन फॉर ऑडी अल्ट्रम पाल्ट्रम,
और आप उसको वायलेट कर रहे हो। ही इज टीचिंग अस लाइक कुछ एक्सेप्शन, एक केस यानी, चलो मैं तुम्हें फ्रैंक आपको बता देता हूँ कहाँ की बात है। हाँ, आई वॉज देयर इन अ CLDP। जैसे MSOP होता है, MSOP इज़ फॉर 15 डेज, मैंने CLDP किया था एंड दैट CLDP इज़ फॉर 45 डेज। ओके, तो जब हमारा CLDP हो रहा था बराबर, तो CLDP में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग आते थे। कैसे? टेक महिंद्रा के नारायण शंकर सर आते थे, रिलायंस कंपनी के CS सुधाकर सर आते थे, एडलवाइज के CS रंगनाथम सर आते थे। इन सब लोगों से मिलना हुआ बराबर। तो ऐसा ही कोई एक बड़ा प्लेयर था जो आए, इज़ लाइक हमें बता रहे थे कंपनी लॉ के कुछ क्रिटिकल प्रोविजन के बारे में, सेक्शन 188 के बारे में बराबर। मैंने क्रॉस किया, ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मी। मैंने बोला सर इट्स नॉट करेक्ट, यू आर वायलेटिंग ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम एंड क्वाइट कीप क्वाइट। बोले यस, बोले। तो पूरा हुआ। बाद में मेरा उनके साथ में बहुत अच्छा एक रूबरू कॉन्टैक्ट हुआ। जब हम अलग गए एक साथ में, यानी आफ्टर द सेशन, उन्होंने बोला वो ऑडी क्या था? बोले अल्ट्रम। तो मैंने बोला सर इट्स अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जो आप मुझे दे ही नहीं रहे थे। आप बोल रहे थे आपने जो बोला वही सही है। तो देखो, जब लोगों को मतलब पता नहीं होता है ना, ऐसा वाला होता है। ओके, तो एनीवे, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट बाउंड बाय CPC, देन नेचुरल जस्टिस को तो फॉलो करना पड़ेगा, देन इट फॉलो द प्रोविजन ऑफ द एक्ट प्लस IBC इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, उसकी प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। और इनके पास पावर है टू रेगुलेट ओन प्रोसीजर, खुद की प्रोसीजर रेगुलेट करने की। 4 पॉइंट है, CPT से बाउंड नहीं है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ेगा, कंपनी एक्ट 13 और IBC की प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा, और खुद की ओन प्रोसीजर बना सकते हैं। सिंपल एज दैट। बट बोला इनके पास वही पावर है जो एक CPC में सिविल कोर्ट के पास दी गई है। यानी आई कैन से इट इज़ नॉट कोर्ट, ये कोर्ट तो नहीं लेकिन कोर्ट से कम भी नहीं। गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड से कम भी नहीं है, क्लोज फ्रेंड है, ऐसा मैंने सुना है किसी को बोलते वक्त। बट एनीवे, चलो, तो ये कोर्ट नहीं लेकिन कोर्ट से कम भी नहीं बराबर। टू डिस्चार्ज द फंक्शन एंड ऑर्डर ऑफ IBC, तो इनके पास सेम पावर है जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट में एक नॉर्मल कोर्ट के पास होती है। किसके लिए? IBC के ऑर्डर को यानी फंक्शन को निभाने के लिए बराबर। और ये कभी भी ऑर्डर को पास करते, ये कभी भी डिक्री पास नहीं करते। सर डिक्री क्या होता है? मैंने आपको CPC में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था। डिक्री एजुडिकेशन बराबर, याद आ रहा है? डिसाइडिंग द राइट, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ द पार्टी बराबर। चलो, अब इस पॉइंट को एक बार नोट कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे पॉइंट का। 4 पॉइंट है बेसिकली। CPC को फॉलो नहीं करते हैं, उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ता है, देन एक्ट और IBC को की प्रोविजन को फॉलो करना पड़ता है, ओन प्रोसीजर बना सकती है। CPC में जो पावर कोर्ट के पास होती है वही इनके पास भी दी गई है। और उसके बाद में ये कभी भी ऑर्डर पास करते हैं, डिग्री पास नहीं करते। दैट्स इट, क्लियर विद दिस? चलो यारो, ओके सर बता दो ना, आपने लिखा वो सही लिखा है क्या? ठीक है, देख लेते हैं। ट्राइब्यूनल एपीलेट ट्राइब्यूनल नॉट बाउंड बाय प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड लिखा है देखो 1908 बराबर। बट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ेगा, यस और नो। एक्ट और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को फॉलो करना पड़ेगा, यस और नो। और वो रेगुलेट कर सकती ओन प्रोसीजर। 4 पॉइंट मैंने बताए थे देखो। सेकंड, उनको IBC को अपना ऑर्डर पास करने के लिए या फंक्शन निभाने के लिए सेम पावर है जो सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में दी गई है बराबर। और सर कौन सी पावर दी गई, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो CPC वाला क्वेश्चन याद कर लेना। देखो क्या था, समन्सिंग एंड इन्फोर्सिंग एग्जामिनेशन, अटेंडेंस के लिए आपको समन भेजना, इन्फोर्स करना, एग्जामिनेशन ऑफ ओथ बराबर, एफिडेविट वगैरह आप लोगों से लेते हैं। बाद में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं। एविडेंस ऑफ एफिडेविट जो आप एविडेंस दे रहे हो, ये आप इससे कल मुकर ना जाओ तो सीता की कसम, अरे सॉरी गीता की कसम खाने नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे आप क्या दो इसके अगेंस्ट में हमें एविडेंस बराबर, एफिडेविट दो। पुराने समय में गीता की कसम, आज के ज़माने का एफिडेविट बन चुका है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद में हर वो पावर जो एविडेंस एक्ट में दी है, सेक्शन 124, 123 एंड 124 बराबर, रिक्विजिशन ऑफ द पब्लिक रिकॉर्ड। उसके बाद में इश्यू ऑफ कमीशन
बराबर। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, आपकी विटनेस को बुलाया जाएगा, उसको बोला बोल सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, बराबर। उसके बाद में डिसमिस एक्स पार्टे, अगर प्लेंटिव नहीं आते तो एक्स पार्टी कर देते हैं, बराबर। तो एक्स पार्टी लिखा है, डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट लिखा है। डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है, अगर देखो सीधी सी बात है, मैंने कैसे याद किया था, DID डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट। अगर प्लेंटिव नहीं आ रहा है तो डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट, अगर डिपेंडेंट नहीं आ रहा है तो एक्स पार्टे, ये था। डिपेंडेंट का डिपेंडेंट डी और डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट, ये मैच नहीं करना है, DD को कभी मैच नहीं करना है। डिपेंडेंट नहीं आ रहा है तो एक्स पार्टे, प्लेंटिव नहीं आ रहा है तो डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट, ओके। और एनी अदर मैटर एज में बी प्रिस्क्राइब, और कोई भी दूसरी पावर जो भी प्रिस्क्राइब की गई है, सिंपल विद दिस, ओके। चलो सिंपल यार, एकदम बढ़िया आसान तरीके से हो रहा है। पावर ऑफ कोर्ट, अब देखो ये एक अच्छा पॉइंट है लेकिन क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैंने आप लोगों को बताया है। देखो कोर्ट ने कभी कोई ऑर्डर पास किया है एंड किसी के अगेंस्ट में बोलो, बराबर, और अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हो। इसको बोला जाता है आपने उल्लंघन किया कोर्ट की ऑर्डर का, इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हो तो इट इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ये तो ट्रिब्यूनल इक्विवेलेंट टू कोर्ट, इट्स अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, तो इसका भी अगर आप फॉलो नहीं तो कर रहे हो तो कहने से इट इज़ ऑल्सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यस और नो? यस, अरे बोलो यस 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 पीपल, ओके। चलो एक काम करते हैं, लेट्स कम। सबसे पहले याद आ रहा है ट्राइब्यून वर्ड्स, उसके बाद में जज, एजुडिकेशन, डिटर्मिनेशन याद आ चुका होगा, थ्री पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन याद आ चुका होगा आपको। उसके बाद में दोनों के बीच में आता है। उसके बाद में ये क्या करता है, स्पेशल लॉ को डील करता है, एग्जम्प्टेड है, प्रोसीजर को फॉलो करने से ओन रेगुलेशन बना सकता है। क्लियर विद दिस, यस और नो? उसके बाद में ये क्या किया, रिकमेंडेशन दिया, एग्जामिनेशन किया, ऑब्जेक्शन आया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, 14 साल के बाद में NCLT आया, याद आ रहा है सब कुछ, जिसमें CLB कंपनी लॉ बोर्ड, हाई कोर्ट और BIFR को निकाल दिया गया। सिंपली स्पीडी और मोर एक्सेसिबल वे से क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव उसका केस को रिजॉल्व करना चाहिए, बराबर। फिर हमने बेंचेस के बारे में पढ़ा, याद आ रहा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। उसके बाद में अगर मैं बोलूँ प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है, 2 मेंबर होते हैं, एक का भी कोर्ट बेंच बैठ सकता है। मैटर अगर पॉसिबल नहीं होगा ट्राई करना तो शिफ्ट कर सकते हैं, बराबर। ओपिनियन मेजॉरिटी का ओपिनियन लिया जाता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे, लेकिन अगर इक्वल है तो प्रेसिडेंट को शिफ्ट किया जाएगा। और लास्ट वाला, ऑर्डर के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, बराबर। एरर अगर हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विद इन 2 ईयर, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, लेकिन नहीं करोगे कब, अगर उसके अगेंस्ट में अपील अवेलेबल है। और कॉपी ऑफ ऑर्डर टू ईच पार्टी। उसके बाद में आपको याद आ रहा होगा तो कितने महीने में सॉल्व होना चाहिए, 3 महीने में। अगर नहीं कर रहे हो तो रिकॉर्ड द रीजन और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 90 डेज। एडवांटेज एग्जाम में आने वाले नहीं है लेकिन आपने याद करना है। फॉस्टर द कॉर्पोरेट लॉस रिजोल्यूशन, फास्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंक्रप्सी कोड, रिड्यूस द बर्डन ऑफ कोर्ट एंड दैट अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन। अपील का आप लोगों को पता है, NCLT के लिए 45 डेज, बराबर, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 60 डेज, बराबर। उनका वो क्या करेंगे, कन्फर्म, मॉडिफाई और सेट असाइड, और उनकी जो ऑर्डर पास होगा उसकी कॉपी दी जाएगी सबको, बराबर। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मिस किया था, कौन सा था वो, इफ़ इट इज़ कंसेंट ऑर्डर, इफ इट इज़ कंसेंट ऑर्डर, बताओ अपील मिलेगी नहीं मिलेगा, तो नो अपील, उसके अगेंस्ट में अपील नहीं होगी। क्लियर विद दिस एरो, एकदम जोरों तोरों से, यस पीपल। बाद में CPC से बाउंड नहीं है, नेचुरल जस्टिस से बाउंड है, एक्ट को IBC को फॉलो करना पड़ेगा और ओन प्रोसीजर बना सकता है। लेकिन IBC के में लिखा हुआ है कि IBC के फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए, ऑर्डर पास करने के लिए सेम पावर है जो कोर्ट में दी गई है, और उसके अलावा ये ऑर्डर पास करते हैं, कोई और डिक्री विक्री पास नहीं करते हैं। क्लियर विद दिस, बस इतना ही तो पढ़ा अभी तक, इतना ही तो पढ़ा है। एंड जो लास्ट पोर्शन है इस पूरी NCLT का, आई कैन से इट इज़ द लास्ट प्रोसीजर। आप बोलोगे सर इतने पेज घुमा दिए, हाँ, इतने पेज में क्या लिखा है ना, वो सिर्फ इस डायग्राम में है। इस डायग्राम को कर डाला तो लाइव झिंगा लाला। सर क्या है इस डायग्राम में, देख लो यारो एकदम बढ़िया तरीके से। देखो क्या होता है, इट्स अ प्रोसीजर।
तो प्रोसीजर क्या बोलता है, अगर आप पिटीशन फाइल कर रहे हो, एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, अपील कर रहे हो, केवेट कर रहे हो, पिटीशन कर रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो, केवेट क्या होता है मैं बताऊंगा बाद में, और या फिर अपील कर रहे हो, अपील का स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना। तो जो भी आप करोगे कौन सी लैंग्वेज में करोगे बेटा, इंग्लिश, और मैंने लिखा तेलुगु में जिलेबी 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 लिखा, बराबर। सामने वाले को समझ में नहीं आया, बोले बाबा क्या कर रहा है तू, तो बोले ऐसे केस में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा उसको इंग्लिश में, आपको उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश में। क्लियर विद दिस पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, ओके। सेकंड पॉइंट, जो भी आपका पिटीशन वगैरह रहेगा उसमें आपको टाइटल लिखना पड़ेगा, बिफोर द एनसीएलटी द बेंच सो एंड सो, यानी आपको लिखना पड़ता है ना, बिफोर द बेंच ऑफ मुंबई एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ एप्लेट ट्रिब्यूनल एनसीएलटी या एनसीएलटी, ये लिखना पड़ता है, ओके। उसके बाद में उसके नीचे पार्टीज की डिटेल दो, पार्टीज की यानी डिटेल ऑफ पार्टीज, उनका नेम एड्रेस डिस्क्रिप्शन सब कुछ देना पड़ेगा। सेकंड, नंबर कॉन्जिक्यूटिवली, देखो यहाँ पे 3 पार्टी है ना बेटा, 3 पार्टी है ना, तो यू हैव टू नंबर इट, ये नंबर 1 पे रहेगा, ये नंबर 2 पे रहेगा, ये नंबर 3 पे रहेगा। अगर सपोज इसमें से नंबर 2 वाली पार्टी का डेथ हो जाता है, अरे रामा क्या बात कर रहे हो सर, इनका डेथ हो जाता है, तो फिर नंबर 3 वाला नंबर 2 पे आएगा क्या, नहीं, इसकी केस को ज्वाइन करेगा इसका लीगल हायर और इसका रिप्रेजेंटेटिव। अगर सपोज लीगल हायर एक थोड़ी रहेगा सर, एक से ज़्यादा भी रह सकते हैं, फिर ठीक है ना, फिर अपन नंबर कैसे देंगे, 2A 2B 2C, यानी अपन देंगे इसको सब नंबर, क्या देंगे बेटा, सब नंबर, ओके। देखो ये लिखा है क्या, पहले तो बोला नंबर कॉन्जिक्यूटिवली, इफ द पार्टीज डाइड बिटवीन द पेंडेंसी ऑफ द सूट देन लीगल हायर रिप्रेजेंटेटिव, और अगर 2 से ज़्यादा हो गए तो सब नंबर, बराबर। सर अगर नई पार्टी आ गई तो उसको चौथे नंबर पे लगाएंगे अपन, फ्रेश पार्टी, चल रहे लाइन में खड़ा रहे, बराबर, नंबर 4 पे। एंड इफ द पार्टी ज्वाइन द नंबर देन कॉन्जिक्यूटिवली उसको नंबर दे दो, बराबर। तो ये हो गया अपने 6 पॉइंट, ये हो गए 6 पॉइंट, ऊपर जो पेज दिख रहे थे ना इसमें क्या 6 पॉइंट है, बराबर। और पता है क्या मैंने इतने पेज क्यों घुमाया, बिकॉज जो एनसीएलटी का प्रोसीजर वही तो एनसीएलटी का प्रोसीजर है, यानी एक पोर्शन ही डबल कॉपी पेस्ट हुआ है, एनसीएलटी का प्रोसीजर एनसीएलटी का, एक का करो दूसरे का हो गया ना, क्या यार उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, आपको ये भी लिखना पड़ेगा ना कौन सी लॉ के अंडर आप केस फाइल कर रहे हो, कौन सी लॉ के अंडर। मैंने आपको बताया था ना, एक एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूंगा, वो यही था। मैंने अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ एनसीएलटी, मैंने देखा मेरे सामने पहले बहुत सारे लोग आ रहे थे, और को जो हमारे जज थे वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि तुम्हारे कंपनी के फैक्ट क्या है, वो इसमें इंटरेस्टेड है, अच्छा ये बताओ कौन सी लॉ के अंडर आप मेरे पास में आ रहे हो, अच्छा कौन सा सेक्शन आपको पावर दे रहा है, अच्छा इस सेक्शन का इंटरप्रिटेशन क्या, अरे यानी उनको फैक्ट से लेना देना नहीं, वो देख रहे कि आपका लॉ कितना स्ट्रांग है। अब मैंने एक दिन पहले जाके उनको जज करना शुरू कर दिया, एक ही यानी मुंबई में ही 3 कोर्ट है, मुंबई की जो बिल्डिंग है इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट है, बराबर, चर्च गेट में, तो जो एनसीएलटी कोर्ट है उसके अंदर 3 बेंचेस है। अब वो बेंचेस हैं, 3 बेंचेस मतलब 3 कोर्ट रूम है, सॉरी 3 कोर्ट रूम है। तो पहले वो कोर्ट रूम नंबर 2 में थे, बाद में कोर्ट रूम नंबर 1 में शिफ्ट हुआ हमारे जो ये थे। तो मुझे पता चल गया था कि मेरा केस कब आने वाला है, लेकिन पहले कॉल नोटिस एक दिन पहले आती है रात में 8 बजे। तो मैंने क्या किया, पहले से जाके उनको अटेंड किया, मैंने देखा आई कम टू नो दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द फैक्ट ऑफ योर केस, is more interested how much you have hold in the law, provision of law. When I appeared in the front of him, I started, my lord, पहली बात इनको भगवान बोलो, पहली बात इनको भगवान बोलो। और भगवान कैसे बोलना, my lord, my lord, my lord, your honor, your honor, my lord, my lord, हर बात के बाद में my lord, बात के पहले my lord, बात के बाद में your honor, बात के पहले your honor। इतना रिस्पेक्ट दो जितना तो अपन कभी खुद को भी नहीं दिए। बट एनीवे ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है ना। तो अंडर आईबीसी और अंडर कंपनी लॉ कौन सी प्रोविजन में उनके सामने आए हो ये लिखना पड़ता है। और लोग यार खुद प्रोविजन लिख के जा रहे हैं और वो खुद ही गड़बड़ कर रहे हैं, अरे सर मेरा केस का फैक्ट गेट लॉस। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मेरे केस में क्या हुआ था, व्हेन आई अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम आई स्टार्टेड विथ कि मैं कौन सी केस लॉ कंपनी एक्ट में आया, स्ट्राइकिंग ऑफ हो चुका हमारी कंपनी का अंडर सेक्शन 255 कौन सी यानी कौन सी पावर देता है मुझे आपके सामने आने के लिए। आई स्टार्टेड विद एवरीथिंग, बराबर, एंड ही एक्सेप्टेड द केस, गो विद द फैक्ट। ही डिडंट आस्क मी
क्या 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 नहीं, ही सेड गो विद द फैक्ट एज आई स्टार्टेड। देखो उनके बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, उनके एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाके मैंने आंसर दिया ना, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि प्रोविजन क्या है, उन्होंने बोला गो विद द फैक्ट्स। यार ऐसे ही होता है। चलो इसी चीज़ का तो पैसा लेते हैं हम CS लोग। और अब ध्यान देना, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर सपोज जो आपके पास पिटीशन एपिल जो भी है, जो भी उसमें अगर कोई आपने इरेज किया, वाइटनर लगाया, आपने उसको क्या किया, अल्टर किया, बराबर। तो जब भी कुछ करेक्शन करते हो, अल्टर करते हो, इरेज करते हो पिटीशन में, तो आपको वहाँ पे आपकी क्या देनी पड़ती है बेटा, इनिशियल्स। आपको इनिशिएट करना पड़ता है, वहाँ पे इनिशियल देना पड़ता है कि हाँ कौन देगा, एक तो पार्टीज देगी या फिर अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। देखो व्हेन आई एम अपीयरिंग एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन फ्रंट ऑफ हिम, I have a board resolution of the company plus memorandum of appearance. लेकिन when advocate appear on behalf of the company, they never go with the memorandum of appearance, they will go with the वकालतनामा देना पड़ता है उनको। ओके, क्लियर विद दिस। अब जब आप प्रेजेंटेशन करोगे, आपको ट्रिप्लिकेट कॉपीज, पिटीशन की ट्रिप्लिकेट कॉपी आपको उनको देना पड़ेगा, 3 कॉपीज देनी पड़ेगी। विटनेस आपको जो भी रहेंगे उनका साइन सिग्नेचर सब लगेगा, विटनेस करना पड़ेगा। उसके बाद में प्रेजेंट इन पर्सन, एक तो पार्टी जाए तो खुद प्रेजेंट हो सकती है या फिर अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को बोल सकती है। लगता है क्या मुकेश अंबानी खुद आएगा केस लड़ने के लिए, या उनकी लीगल टीम में से किसको भेजेगा, लीगल टीम में से किसको भेजेगा। ओके, अगर आपने इसका नॉन कंप्लायंस किया तो इट्स अ वैलिड ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल, आपके केस को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद में कुछ एडिशनल पॉइंट दिए जो मैंने लिख के निकाले हैं, क्या कि जो आपका पिटीशन होगा उसमें फुट नोट में, एवरी फुट नोट, हर पेज का फुट नोट में आपने सिग्नेचर देने हैं और आपका नाम लिखना है एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का। उसके अलावा प्रॉपर इंडेक्स देना है। सर प्रॉपर इंडेक्स क्यों, क्या लगता है 10-15 पेजेस का डॉक्यूमेंट होगा? 200-250 पेजेस के डॉक्यूमेंट होते हैं पिटीशन के बाद में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस साल से आपने फाइलिंग नहीं की है। मेरी कंपनी थी, स्ट्राइक ऑफ हुई थी अंडर सेक्शन 92, उन्होंने 3 साल के लिए, मेरी कंपनी यानी मेरी क्लाइंट कंपनी 3 साल के लिए उन्होंने फाइलिंग नहीं की थी कंसेक्यूटिव पीरियड। तो 3 साल की बैलेंस शीट, 3 साल के मिनट्स बुक, 3 साल की AGM के मिनट्स बुक ऑफ बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, 3 साल का यानी पूरा डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट, बराबर। उनको ये प्रूव कराने के लिए सर हमारी कंपनी नॉन एक्टिव कंपनी नहीं, एक्टिव कंपनी थी, हमसे गलती हो, हमने फाइल नहीं किया, बराबर। तो एक प्रॉपर इंडेक्स की कौन से पेज नंबर पे क्या 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 दिया हुआ है। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ ROC आता है, वो भी आपको अटैच करना, रिपोर्ट ROC वो उसको भी अटैच करना पड़ता है। और MOA, मेमोरेंडम ऑफ, हाँ उधर MOA भी लगता है, लेकिन यहाँ पे MOA डज नॉट स्टैंड फॉर मेमोरेंडम, बराबर। यहाँ पे MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस with the board resolution of the company, yes, plus wakalatnama if the advocate appearing on behalf of the company, yes, and all the document are duly certified, ये document duly certified होने चाहिए and verified from original। अब certify मैं करूँगा ना authorized representative, और मैंने इसको verified करने चाहिए document सब सही है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, ऐसा ही आपको काम नहीं मिलता है, और काम मिलेगा तो फंस जाओगे अगर काम सही नहीं करोगे तो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, क्लियर है बच्चों यहाँ तक, क्लियर विद दिस, यस और नो। अब मैं बात करता हूँ केवेट के बारे में। व्हाट इज अ केवेट? केवेट आप लॉन्च कर सकते हो, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ केवेट के बारे में, ध्यान देना। मैं हूँ, ये कौन है? SDB। अब ध्यान देना, मुझे लगता है कि कल जाके श्रेयांक मेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है। श्रेयांक मेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो मेरे अब्सेंस में ये कोर्ट को मिसलीड नहीं करे, तो मैं पहले से ही कोर्ट को बोल देता हूँ कि सर आई नो देयर इज अ पर्सन हु माइट मतलब गारंटी नहीं है ना, हु माइट फाइल अ पिटिशन अगेंस्ट मी, हु माइट फाइल अ सूट अगेंस्ट मी, बराबर। तो आप केवेट लॉन्च करते हो, यहाँ पे क्या लॉन्च करते हो बेटा? केवेट लॉन्च करते हो, यानी आई नो इन एडवांस। तो आपने जो भी डिसीजन पास करना है मेरे अलावा मत करना, मुझे इग्नोर मत करना, इन्फॉर्म मी। उसका मतलब क्या होता है कि आप जो भी डिसीजन पास करोगे मुझे इन्फॉर्म करोगे, मुझे बिना सुने नहीं करोगे। और जब मैं केवेट फाइल करता हूँ ना, तो मुझे सामने वाले का नाम, मेरा क्यों मैं केवेट फाइल कर रहा हूँ, ऑब्जेक्शन। आपको लग रहा हो केवेट फाइल करना इतना आसान होता है, इजी है। मैं बोलूँगा कभी भी आपके एडवोकेट की
क्या लो बेटा, आपके एडवोकेट का सलाह लो, केवेट फाइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देन ही विल लेट यू नो, बिकॉज बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, बट आपके इसमें केवेट दिया हुआ है। तो केवेट क्या होता है कि आप कोर्ट में जाके इनिशियली फाइल करके रख रहे हो कि मेरे अगेंस्ट में केस हो सकता है, बराबर, उसलिए आपने एडवांस में फाइल करके रख दिया और आपको सामने वाली पार्टी की वगैरह डिटेल्स बतानी पड़ेगी। अब एक केवेट वैलिड कब तक हो सकता है, आज फाइल किया तो 200 साल 100 साल के बाद में, 50 साल के बाद में, 30 साल के बाद में, सर कोई जिंदा नहीं रहता, 20 साल तो रह सकता है, उसके बाद में केस फाइल हुआ। एक केवेट वैलिड होता है 90 डेज़ के लिए, एक केवेट वैलिड होता है बेटा 90 डेज। अगर सर 90 डेज में नहीं फाइल किया तो फाइल दी फ्रेश केवेट, नया केवेट लॉन्च करो, बस हो गया बेटा, अपना चैप्टर हो गया है, एक्सेप्ट द स्पेशल कोड, पूरा चैप्टर खत्म। और मेरे को नहीं लगता है कि कोई चीज़ मैंने छोड़ी है, देख लेते हैं, विश्वास नहीं होता है तो स्पेशल कोड भी करवा दूँ क्या शॉर्ट में एकदम पहले। फर्स्ट आई विल कंप्लीट द स्पेशल कोड वाला टॉपिक, ओके, बस स्पेशल कोड इतने के अंदर ख़त्म, इतना कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ओके। चलो ट्राई टू अंडरस्टैंड स्पेशल कोड कौन डेजिग्नेट करता है, मैंने आपको बता दिया, क्रिमिनल नेचर के केसेस यहाँ पे फॉलो होते हैं, बराबर, एंड जहाँ पे इम्प्रीजमेंट वगैरह आएंगे, ऐसे वाले केसेस यहाँ पे जाएंगे। तो इट इज़ डेजिग्नेटेड बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर। उसके बाद में सर इसमें कौन आता है, कौन आता है, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, सिंगल बेंच जज भी बन सकता है, इट्स अ सिंगल बेंच जज, जिसमें सेशन जज कौन होता है बेटा, ऊपर सेशन जज होता है, फिर असिस्टेंट सेशन जज होता है, जब हमने क्रिमिनल फिर मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट पढ़ा था, फिर उसके बाद में हमने क्या बोलते हैं मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ये सब पढ़े थे हम लोगों ने, यस और नो। तो सेशन जज वो जज होता है, देखो सेशन जज एक हायर पोजीशन है, बराबर, आप अगर सेशन जज हो तो आप बाद में जाके हाई कोर्ट के क्या बन सकते हो बेटा, जज बन सकते हो, तो बहुत बड़ी पोजीशन है। तो बोले सिंगल बेंच में एक तो सेशन जज हो सकता है, या फिर असिस्टेंट सेशन जज हो सकता है, या ये तो बड़े लोग हैं, सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। सर हमको इनको अपॉइंट नहीं करना, हमको इनके से नीचे लोगों को अपॉइंट करना है, किसको, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इनको अपॉइंट करना है। तो अब आप बड़े डेजिग्नेशन वालों को नहीं कर रहे, तो बड़े डेजिग्नेशन वालों का कंसेंट तो लो, उनको पूछो तो सही कि कर सकते नहीं कर सकते, तो बोला हाँ, यू कैन अपॉइंट, सीजी में अपॉइंट अ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास प्रोवाइडेड सीजी कंसल्टेशन करेगा, किससे बात करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सर कौन सी हाई कोर्ट, बहुत सारी हाई कोर्ट है, अरे जहाँ पे आपका आरओसी, जहाँ पे आपका रजिस्टर ऑफिस है, बराबर, जहाँ पे आपका केस फॉल हो रहा है, उस जुरिस्डिक्शन का जो हाई कोर्ट है। देखो हाई कोर्ट में बहुत सारे जज होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जो सबसे ऊपर वाला जज होता है उसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो उसको पूछा जाएगा क्या मैं इस स्पेशल कोर्ट में इसको अपॉइंट करूं जो मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, बोले चलेगा, ऐसे केस में चलेगा, ओके। तो आपको दो बातें मैंने बता दी कि सीजी अपॉइंट कर सकता है, बराबर, और सेकंड किसको कर सकता है, एक तो सेशन जज को या फिर असिस्टेंट सेशन जज को सिंगल बेंच में। अगर इनको नहीं करना है, बड़े लोगों को नहीं करना है, तो छोटे लोगों को, छोटे नहीं होते हैं बट हाँ उनसे तो कम होते हैं ना, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जज है इटसेल्फ बड़े यार, जज लोग ऐसे, अपन थोड़ी ना जज है, बराबर। तो अगर उनको करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन विच जुडिक्शन आपका केस आ रहा है, बराबर, वहाँ पे फाइल करोगे, बस। उसके बाद में इसकी 5 प्रोविजन कर डाले, ये चैप्टर खत्म, 5 प्रोविजन कर दो, चैप्टर का खत्म हो गया। क्या स्पेशल कोर्ट के पास सेम पावर है जो मजिस्ट्रेट के पास होती है अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी में जो मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है वही सेशन कोर्ट जज के पास होती है। सर क्यों, अरे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई स्पेशल कोर्ट कंपनी लॉ ने भी नहीं खोली है, जो एग्जिस्टिंग सेशन कोर्ट थे ना, जो एग्जिस्टिंग सेशन कोर्ट थे उन्हीं को दर्जा दे दिया स्पेशल कोर्ट का, बराबर। सेकंड, अगर सपोज कोई फ्रॉड, कोई डायरेक्टर के बारे में फ्रॉड पकड़ा गया, बराबर, तो अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहता है तो उसको 15 डेज के लिए डिटेन कर सकता है, पुलिस की कस्टडी में रख सकता है। लेकिन अगर उसके नीचे वाला जज है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, तो वो 15 दिन के लिए नहीं कर सकता है, 7 डेज के लिए कर सकता है। क्लियर विद दिस? पहले तो सेम पावर जो सीआरपीसी में दी है। सेकंड कंसेप्ट क्या बोलता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट 15 डेज से लेकर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 डेज तक डिटेन कर सकता है, किसको, बराबर, एक्यूज को, और ऐसा बंदा जो सस्पेक्टेड टू बी ऑफेंस, सस्पेक्टेड है कि इसने ऑफेंस किया होगा, बराबर। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जिस बंदे को हमने डिटेन किया है वो अननेसेसरी है,
इफ द मजिस्ट्रेट थिंक डिटेंशन ऑफ पर्सन इज अननेसेसरी, डिटेंशन ऑफ पर्सन इज अननेसेसरी, ही में रेफर द केस टू स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट को रेफर कर देगा कि भाई तुम देख लो, बराबर। अब स्पेशल कोर्ट के पास अगर केस आता है, स्पेशल कोर्ट के पास केस आता है तो स्पेशल कोर्ट उसको समरी ट्रायल में भी डाल सकते हैं। सर समरी ट्रायल क्या होता है? जहाँ पे प्रोसीडिंग वेरी क्विकली रिजॉल्व होती है, वेरी क्विकली। लेकिन समरी ट्रायल में बड़े केस नहीं जाते, छोटे केस जाते हैं। समरी ट्रायल में छोटे छोटे केस जाते हैं। भूख लगी है तो आप होटल में थोड़ी जाओ, बोले आप एक छोटे से कहाँ पे चल जाओ, वीकेंड से जहाँ पे पोए वोए मिल रहे हैं ऐसे स्टॉल पे चल जाओ, बराबर। तो स्पेशल कोर्ट आपको आपका मैटर कहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकती है बेटा? आपका मैटर ट्रांसफ़र कर सकती है समरी ट्रायल। सर कब कर सकती है? अगर आपके केस में जो इम्प्रीजमेंट होने वाली है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं है। इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल फॉर इम्प्रीजमेंट नॉट एक्सीडिंग, फॉर अ इम्प्रीजमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, तो आपका केस समरी ट्रायल में जा सकता है। और खुश हो जाओ, भले ही 3 साल तक की सज़ा वाला केस है, लेकिन आपको समरी ट्रायल में केस चले गया ना, 3 साल का सज़ा नहीं होगा, मैक्सिमम सज़ा 1 साल का होगा। कितने साल का होगा? 1 साल का मैक्सिमम। एंड अ समरी ट्रायल सेंटेंस दे सकती इम्प्रीजमेंट का शॉल नॉट एक्सीड 1 ईयर एंड वी आर डन विद द चैप्टर। देखो शुरू किया और ख़त्म भी किया, आपको पता भी नहीं चला। शुरू किया ख़त्म किया, आपको पता भी नहीं चला। सर बहुत सारे पेज स्किप किए ना सर, देख लेते हैं, आपको विश्वास हो जाएगा कि सर कभी कुछ स्किप नहीं करते हैं। बताओ, कंटेंट ऑफ कोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था बेटा। एनसीएलटी के ऑर्डर पास नहीं को मानोगे नहीं तो माना जाएगा, ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही है, बराबर। इफ द ट्रिब्यूनल एप्लेट ट्रिब्यूनल जनरल कंसिडर डायरेक्ट सब्जेक्ट कंडीशन स्पेसिफाइड ऑफेंस एम्प्लॉय अदर पर्सन ऑथोराइज बाय रिक्वायर्ड मैटर प्रोसीडिंग एज केस में बी अपील बिफोर दी रिपोर्ट। आप क्या कर सकते हो? ट्रिब्यूनल के सामने आपकी केसेस को लेके जा सकते हो, दैट्स इट, वही बात किया है। राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलता है बेटा? एक तो पार्टी जाएगी या फिर वो CA CS CWA, लेकिन कौन थे? जो प्रैक्टिसिंग है उसको भेजेंगे या फिर एडवोकेट को भेजेंगे। देख लो सही है नहीं है, बराबर। आइदर अपियर इन पर्सन और एथोराइज CA में जो प्रैक्टिशनर है और एनी अदर पर्सन, बराबर, यस और नो। तो ये सब चीज़ें हो गई। आगे लिमिटेशन एक्ट इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, तभी तो वो 45 डेज सफिशिएंट कॉस्ट सेक्शन 5 याद आया। अब लिमिटेशन एक्ट 65 एप्लीकेबल है इसके ऊपर भी, बराबर। इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, बराबर। एनसीएलटी के सामने आप प्रोसीजर देखो। सबसे पहले क्या बात करता है कि आपको पिटीशन फाइल करना है, केवेट फाइल करना है, बराबर, कुछ भी करना है इंग्लिश में होना चाहिए। और अगर कोई वो क्या होना चाहिए? फेयरली लीजिबल टाइप रिटर्न, बराबर होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। सर ये जो स्पेसिंग है ना, डबल स्पेसिंग, सेंटीमीटर वेंटीमीटर, ये याद नहीं रखे तो भी चलेंगे, बराबर। अरे हम सीएस लोगों को याद नहीं होता है, हम जब हम जाते हैं ना तब पढ़ के जाते हैं। और हर कोड का रिक्वायरमेंट अलग है, कहीं पे उनको बांध के चाहिए, कहीं पे उनको स्टेपलर चाहिए, कहीं पे उनको स्पाइरल बाइंडिंग, कोड के अपने अपने ये होते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, आपने टाइटल लिखना चाहिए, लिखा था मैंने टाइटल के बारे में, बिफोर कंपेनी लॉ ट्रिब्यूनल, और बाद में बेंचेस स्पेसिफाई दी बेंच, बराबर। पिटिशन ऑल ऑब्जेक्ट, अब पैराग्राफ में डिवाइड करो आपका। उसके बाद में ध्यान देना कैलेंडर ज्योग्राफियन होना चाहिए, यानी कैलेंडर अपना ये होना चाहिए जनवरी टू दिसंबर, इंग्लिश कैलेंडर। उसके बाद में फुल नेम एड्रेस अबाउट दी पार्टीज, याद आ रहा होगा आपको, बराबर। उसके बाद में नंबर कंसेक्यूटिवली वाला पॉइंट था। उसके बाद में मैंने बोला इन केस ऑफ डेथ, बराबर, लीगल हायर रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। अगर वो एक से मोर देन 1 हो गए तो सब नंबर देंगे, बराबर। उसके बाद में फ्रेश पार्टी आएंगी तो उसको भी नंबर कैसे करेंगे? कंसेक्यूटिवली करेंगे। और एवरी प्रोसीडिंग शैल बी स्टेट इमीडिएटली आफ्टर दी कॉस्ट टाइटल। उसके बाद में जब आप पिटीशन फाइल कर रहे हो आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, नेम, टाउन, विलेज में कहाँ पे रहते हो, पिन कोड क्या है, मेल आईडी वगैरह, ये सब चीज़ें, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ये सब चीज़ें आपको देनी है। तो दे कैन कॉन्टैक्ट यू, एड्रेस ऑफ सर्विस आपको देना पड़ेगा। इनिशिएट दी अल्टरेशन, अगर कोई भी अल्टरेशन होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे क्या करेगा? उसके इनिशियल्स करेगा, बराबर। बाद में प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन, याद आ रहा होगा प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन मैंने बोला था, उसमें बहुत सारी डिटेल्स मैंने दी थी, यानी याद करो। ड्यूली ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव उसको फाइल करेगा, बराबर। उसके बाद में स्टिपुलेटेड फ़ी वो साथ में उसके देने वाला है। नॉन कंप्लायंस करो, देखो क्या क्या है,
डॉक्यूमेंट शॉल बी प्रेजेंटेड इन ट्रिप्लिकेट, लिखा था मैंने ट्रिप्लिकेट वर्ड, बराबर। एज केस में भी इन पर्सन और एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव से कर सकता है। स्टिपुलेटेड फी नहीं करेगा तो वैलिड ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ योर केस। उसके बाद में क्या बोला था बेटा, उसके बाद में बोला गया था एवरी पिटिशन अपील में बी अकम्पनाइड बाय द डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड, डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड होना चाहिए और वेरीफाइड फ्रॉम द ओरिजिनल, याद आ रहा है, सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड फ्रॉम द ओरिजिनल। उसके बाद में इंडेक्स होना चाहिए जो भी ट्रिप्लिकेट में होना चाहिए। सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज़ होनी चाहिए जो सामने वाली पार्टी को भी हम सर्व कर देंगे, बराबर। उसके बाद में इन्वॉल्व होना चाहिए, नोटिस होना चाहिए, वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद में अब पेंडिंग मैटर ऑल प्रोसीडिंग प्रेजेंट फॉर सर्विंग ऑफ कॉपीज़ एविडेंस वगैरह आपको देना है, अपोजिट पार्टी को सर्व करना पड़ेगा। उसके बाद में फी प्रिस्क्राइब, बराबर, इन्वॉल्व्स वगैरह भी लगा के देना पड़ेगा क्योंकि वो जो आपने कॉपी फाइल किया है वो सामने वाले पार्टी को भी देने पड़ती है, बराबर। नंबर ऑफ कॉपीज़ टू बी फाइल्ड, फिर वही बात है कि आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज़ फाइल करनी चाहिए, कोर्ट की रिक्वायरमेंट। कैवेट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि हम एंटीसिपेशन में कि हमारा ऊपर केस हो सकता है इसलिए हमने एडिशनली फाइल किया जिसकी वैलिडिटी 90 डेज, देख लो, पढ़ लो उसका, बराबर। अ पर्सन में लॉन्च कैवेट इन ट्रिप्लिकेट, अपील कर सकता है, पिटीशन कर सकता है, दैट मे बी इंस्टीट्यूट बिफोर द ट्रिब्यूनल, बराबर। उसके बाद में अ कॉपी रजिस्टर पोस्ट सर्विंग एक्सपेक्टेड अ पिटिशनर और अपीलेंट कैवेट शॉल बी इन फॉर्म ऑफ प्रिस्क्राइब, जो भी फॉर्म प्रिस्क्राइब उसमें कर सकते हो। एक्सपेक्टेड पिटिशनर वगैरह कौन आपको देना पड़ेगा, बराबर, कि कौन आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है, दैट पर्सन बिकम एक्सपेक्टेड पिटिशनर, यस। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है डिटेल अ पर्टिकुलर और ऑर्डर डायरेक्शन डिटेल अथॉरिटी अगेंस्ट हुज ऑर्डर डायरेक्शन अपील पिटिशन एप्लीकेशन बीइंग इंस्टीट्यूटेड बाय द एक्सपेक्टेड अपीलेंट, बराबर। से फॉर एग्जांपल मेरा और आपका केस चालू था, आप केस हार चुके हो और मुझे लगता है आप उसके ऊपर अपील करोगे तो भी मैं कैवेट डाल सकता हूँ, बराबर। इसका पर्पस भी लिखा है द पिटिशनर एप्लीकेंट फुल एड्रेस सर्विस देना पड़ेगा, आपको सामने वाले का पूरा डिटेल देना पड़ेगा। और उसके बेस पे यहाँ पे लिखा है दैट कैवेट इज़ नॉट वैलिड फॉर मोर देन 90 डेज। उसके बाद में आप नया कैवेट कर सकते हो, बराबर। आपको देखो याद आ रहा होगा, तो मैंने बताया था फुट नोट में एट एवरी फुट नोट सिग्नेचर चाहिए अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का, मैंने बोला था मेरा सिग्नेचर लगेगा, बराबर। और एनसीएलटी के रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बराबर। ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, वही इंग्लिश वाला जो पॉइंट था ना, इंग्लिश वाला अदर लैंग्वेज का, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। प्रोडक्शन ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएशन, खुद जाओ, बराबर, या रजिस्टर आपको कॉपी मंगा सकता है डॉक्यूमेंट्स की तो उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो, ये सब चीज़ें हैं, बराबर। तो रजिस्टर में कॉल और डॉक्यूमेंट, फिर आपको उसको वेरीफाइड करके उसको देना पड़ेगा, ये सब यहाँ पे लिखा है। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, एक फाइनल ऑर्डर आने के पहले आप इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन डाल सकते हो कि स्टे ऑर्डर लाओ, इंजेक्शन दो, बराबर। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देना, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन आप क्यों दोगे, 4 चीज़ें। स्टे, एक तो कोई चीज़ गलत हो रही है उसके ऊपर स्टे लाने के लिए दे सकते हो, डायरेक्शन देने के लिए दे सकते हो, कंडोनेशन ऑफ डिले, यार मुझे पता है कि केस 45 डेज में फाइल होना चाहिए, मुझे पता है CHG-1 जो फॉर्म भरना था उसका टाइम लिमिट था, मैंने उस टाइम लिमिट के अंदर फाइल नहीं किया, तो कंडोनेशन ऑफ डिले आपने पढ़ा होगा, बराबर। और एग्जम्पशन फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ द कॉपी ऑफ ऑर्डर, बराबर, या कोई कॉपी आप नहीं दो उससे लेके आप एग्जम्पशन मंगो, बराबर, ये सब चीज़ें। फिर राइट ऑफ पार्टी टू हियर द ट्रिब्यूनल, पार्टी के पास भी क्या है बेटा, राइट है दैट एवरी पार्टी में अपीयर ट्रिब्यूनल इन पर्सन, एक तो पर्सन खुद अपीयर होगी या फिर अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होने वाली है। देन रिप्रेजेंटेटिव शॉल मेक अपीयरेंस, वो एनसीएलटी फॉर्म दिया हुआ उन्होंने, बराबर, कि एज अ मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस बोल के मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है वकालतनामा मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस, तो फॉर्म का नंबर दिया है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग एनसीएलटी बिफोर इट मे बी पर्पज ऑफ नॉलेज, रजिस्ट्रार को वो इन्फॉर्मेशन, देखो एनसीएलटी रजिस्ट्रार से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन मांग सकती है जो MCA 21 पे रहेगी, इसको ही मैं बोलता हूँ ROC रिपोर्ट। मैंने आपको बताया था ना कि ROC रिपोर्ट लेके जाना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है, तो ये होता है कि ROC के पास क्या रहेगा, अपनी कंपनी का जितना भी आपने MCA पे डिटेल फाइल किया है उसका ROC के पास डिटेल होता है, तो वो भी मंगा सकते हैं। तो देखो रजिस्टर कॉल अपॉन दी रजिस्टर ऑफ कंपनी टू सबमिट द इंफॉर्मेशन अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट MCA पोर्टल, बराबर, MCA 21, बट एक्चुअली इट्स MCA ओनली। देयर शॉल नो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चालू नहीं है, मस्त बोल रहा है रिकॉर्ड करता हो, नहीं चलेगा, ओके। अब ये हो गया NCLT, नीचे है NCLAT का सेम प्रोसीजर, इसलिए मैंने ये स्किप कराया था, बराबर। अब स्पेशल कोर्ट मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया, देख लो यार कुछ गलत तो नहीं पढ़ाया ना। तो स्पेशल कोर्ट को नोटिफाई कौन करेगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, मैंने आप लोगों को बताया था।
जज का मैंने आप लोगों को बताया था, सेशन जज याद आ रहा है, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, या उससे नीचे आपको मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को करना होगा फर्स्ट क्लास, तो आपको चीफ जस्टिस सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बराबर, इन कंसल्टेशन विथ, ओके। उसके बाद में मैंने आपको ये बात भी बता दी थी इनकी डिसीजन कैसे होने वाली है, बराबर। तो ट्राइबल ओनली स्पेशल कोर्ट में ऑफेंस वगैरह ट्राई हो गए, बराबर। देखो, शैल बी ट्राइबल ओनली बाय द स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश इन द रजिस्टर ऑफिस, यानी वो स्पेशल कोर्ट आपकी मैटर को ट्राई करेंगे जो आपकी रजिस्टर ऑफिस के दायरे में आती है, बराबर। तो उसके बाद में वेयर द पर्सन इज एक्यूज और सस्पेक्टेड कमीशन ऑफिस, डिटेंशन कर सकते हो उसका, नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, और देखो नॉट एक्सीडिंग 7 डेज। 15 डेज कौन कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बराबर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एंड 7 डेज कौन कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अगर लगता है अननेसेसरी डिटेंशन हुआ है तो उसको शिफ्ट कहाँ पे करो, मैटर में फॉरवर्ड टू स्पेशल कोर्ट। अगर आपकी केस जो है 3 साल से ऊपर वाली नहीं रही, इम्प्रीजमेंट इज नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, तो वो समरी ट्रायल में भेज सकता है, बराबर। तो देखो यहाँ पे लिखा है हु हैज़ न फॉरवर्डेड, देखो अ स्पेशल कोर्ट एक्सरसाइज द पावर फॉरवर्ड, फिर जो अपनी पावर को यूज़ करेगा स्पेशल कोर्ट खुद की, बराबर, जो सेम पावर रहेगी सीआरपीसी में दी है वो वाली, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था। और स्पेशल कोर्ट में अपॉन द पर्सूअल ऑफ द पुलिस रिपोर्ट, अब देखो स्पेशल कोर्ट के पास जब आएगा तो उसके ऊपर क्या होगा बेटा, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर कॉग्निजेंस होगा। कॉग्निजेंस मतलब अच्छा ये केस को चलाया जाना चाहिए, नहीं चलाया जाना चाहिए। आपने कांतिलाल मेहता वाला मूवी देखा होगा, ओ माय गॉड, तो बोलते हैं ना पहले इन्वेस्टिगेशन होती है जहाँ पे पुलिस रिपोर्ट आता है, फिर क्या होता है, फिर होता है आपका इंक्वायरी में क्या होगा, फिर ये देखा जाएगा कि केस को चलाना जाएगा ना चाहिए, नहीं चलाना जाएगा, देखते हैं भगवान के अगेंस्ट में केस एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं, देखते हैं। तो दैट इज कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, लेते हैं नहीं लेते। फिर अगर लेते हैं तो विल स्टार्ट विद अ ट्रायल। तो आगे क्या लिखा है, व्हेन ट्राइंग द ऑफेंस कोर्ट ट्राई ऑफेंस देन द सच एक्यूज, सेम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जैसा ही चार्ज लगेगा, बराबर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट भेजा आपको, समरी ट्रायल में आपका केस भेजा जा सकता है अगर उसकी इम्प्रीजमेंट इज नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, और समरी ट्रायल में जो डिसीजन आएगा उसमें अगर आपको इम्प्रीजमेंट मिल भी रही, नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजमेंट टर्म एक्सीड 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगी। बस बच्चों, सो फाइनली वी आर डन विद दिस एंटायर चैप्टर। आपको एक छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस आ जाता है बेटा, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सिलेबस में नहीं दिया लेकिन समझने की कोशिश करना। देखो कोर्ट क्या होता है, एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट टू हियर दी, दे हैव इनहरेंट जुडिशियल पावर। ट्राइब्यूनल क्या होता है, इट वाज एस्टेब्लिश अंडर द स्टैच्यू एडवोकेट, यानी स्पेसिफिक स्टैच्यू में एस्टेब्लिश होती है। ऑल कोर्ट आर ट्राइब्यूनल, क्योंकि हर कोर्ट के पास ट्राइब्यूनल की पावर होती है, बट ऑल ट्राइब्यूनल आर नॉट कोल। इनके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट सीपीसी लगता है, लेकिन इनका ओन प्रोसीजर होता है। एंड विद दिस आई कैन से यू